वेलकम बैक लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज फैमिली। आज हम चैप्टर्स 1241 से 1250 के बीच की कहानी को आगे बढ़ाएंगे। वॉल्यूम 6 अब अपने सबसे इंटेंस मोड पर है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हर्षल शिंदे भाई के बारे में क्या ही बोलूं। भाई, आज आपने फिर से 40 रुपए का सुपर थैंक्स भेजा है। सच में यार, आपकी ये कंसिस्टेंसी देखकर मैं हैरान हूं। अब तो ऐसा लगता है कि जब तक वीडियो में आपका नाम न लूं, वीडियो अधूरी सी लगती है। इतने प्यार और लगातार सपोर्ट के लिए दिल से शुक्रिया मेरे भाई। और दोस्तों, कहानी अब बहुत ही क्रिटिकल हो गई है। अगर आप भी इस सफर को एंजॉय कर रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करके अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। चलो अब देखते हैं कि इन चैप्टर्स में क्या राज छिपे हैं। चैप्टर 1241 जिन जीनी। लैंप के कोर से निकलने वाली लाइट एक्सट्रीमली विस्कस थी, पानी की तरह जिसमें काफी चीनी मिली हो। ये बाहर निकली, एक डिस्टॉर्टेड और ब्लरी गोल्डन फिगर बनाते हुए। यह फिगर तुरंत द हर्मिट को रिप्रेजेंट करने वाले क्रिम्सन स्टार पर ऑक्यूपाई हो गया, जिससे कैटलिया को सेंस करने की उसकी एबिलिटी कट गई। लंबे ब्रॉन्ज टेबल के एंड में बैठे हुए क्लाइन की आंखें फैल गईं, क्योंकि एक ख्याल सबकॉन्शियसली उसके दिमाग में आया। जैसा कि एक सील्ड आर्टिफैक्ट लेबल्ड 005 से एक्सपेक्टेड था। हालांकि ग्रेड 0 सील्ड आर्टिफैक्ट्स का सीरियल नंबर आमतौर पर उस ऑर्डर पर बेस्ड था जिस ऑर्डर में ऑर्थोडॉक्स चर्चेज ने उन्हें ऑब्टेन किया या समझा था। यह जानना जरूरी था कि रूल्स का यह सेट ऑफिशियली तब एस्टैब्लिश हुआ था जब 7 चर्चेज ने सच में दुनिया पर राज किया था, जो कि लेट 4th ईपॉक और अर्ली 5th ईपॉक था। तब तक ज्यादातर ग्रेड 0 सील्ड आर्टिफैक्ट्स पहले ही अपीयर हो चुके थे और ऑर्थोडॉक्स चर्चेज ने उनके बारे में सीख लिया था या उन्हें ऑब्टेन कर लिया था। इसका नतीजा ये हुआ कि जिनके सीरियल नंबर्स छोटे थे वो ग्रेड 0 सील्ड आर्टिफैक्ट्स थे, जो ज्यादा पावरफुल, टेरिफाइंग और अनइमेजिनेबल थे। फिर बाकी को अपीयरेंस के ऑर्डर के हिसाब से लेबल किया गया था। इसके अलावा, हालांकि ये कहना गलत नहीं था कि एक आइटम जितना पुराना था उतना ही पावरफुल था। फर्स्ट ईपॉक के एक आइटम के लिए जिसे एंशिएंट गॉड्स अफेक्ट करने में असमर्थ थे, इसका निश्चित रूप से मतलब था कि डीटीज भी उनके सीक्रेट्स को पूरी तरह से नहीं समझते थे। इस तरह नंबर जितना छोटा था, ग्रेड 0 सील्ड आर्टिफैक्ट उतना ही टेरिफाइंग था। बेशक इस रूल के बेस पर हायर सीरियल नंबर्स वाले ग्रेड 0 सील्ड आर्टिफैक्ट जरूरी नहीं कि पहले 10 से खराब हों। शायद इसलिए कि वो चर्च द्वारा बाद की डेट में डिस्कवर या ऑब्टेन किए गए थे। उनके लिए कोई नंबर नहीं बचा था, इसलिए उन्हें सिर्फ सीरियलाइज किया जा सकता था। जैसे ही एक ख्याल उसके दिमाग में आया, गोल्डन फिगर की गेज द हर्मिट को रिप्रेजेंट करने वाले क्रिम्सन स्टार को चीरते हुए ग्रे फॉग के ऊपर एंशिएंट पैलेस की तरफ गई। उसके बाद उसकी आवाज एक अनयूजुअली मैग्निफिसेंट तरीके से गूंजी। लॉन्ग टाइम नो सी, लॉन्ग टाइम नो सी, लॉन्ग टाइम नो सी। वो सेफिरा कासल के फॉर्मर ओनर को जानता है, द सेलेस्टियल वर्दी ऑफ हेवन एंड अर्थ फॉर ब्लेसिंग्स। नहीं, ये वो होना चाहिए, एक जीनी जो इटर्नल होने का दावा करता है। वो एक्चुअली मैम हर्मिट की प्रेयर का यूज करके मुझसे डायरेक्ट बात कर सकता है। एक ख्याल क्लाइंट के दिमाग में आया और वो टेंस हो गया। हाल के सालों में अपने एक्सपीरियंस के साथ साथ एक क्लाउन के रूप में अपनी एबिलिटी के बेस्ड पर उसकी बॉडी अचानक रिलैक्स हो गई और वो आराम से अपनी चेयर पर पीछे झुक गया। इसके बाद क्लाइंट ने जवाब दिया है। उसने कोई अफर्मेटिव आंसर नहीं दिया, ना ही उसने इनकार किया कि वो एक फेक था। उसने सिर्फ कंटेम्प्ट का लुक दिखाया और एक सुपरसिलियस लुक पहना। ब्लरी गोल्डन फिगर ने हरम्फ किया, तुम एक्चुअली इतने वीकेंड हो गए हो। कोई हैरानी नहीं कि मैंने पिछले कुछ मिलेनिया में तुम्हारा हॉनोरिफिक नेम नहीं सुना। ऑनरिफिक नेम? वीक? वो सच में सेफिरा कासल के फॉर्मर ओनर को जानता है? क्या वो एक एग्जिस्टेंस है जो फर्स्ट ईपॉक के दौरान एक्टिव था? अपने ख्यालों के बीच क्लाइंट मुस्कुराया और बोला, जो तुम देखते हो वो सच नहीं हो सकता। हाँ, ट्विस्टेड और ब्लरी गोल्डन फिगर हंसा और बोला, तुम अभी भी अपने यूजुअल सेल्फ हो, हमेशा दूसरों को स्कैम करने की कोशिश करते हो, लेकिन सेफिरा कासल की कंडीशन मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में मेरे पास तुमसे कम्युनिकेट करने के लिए प्रोटेक्शन की आउटर लेयर से गुजरने का कोई रास्ता नहीं है। तुम्हें कैसे पता कि मैंने ये जानबूझकर नहीं किया? क्लाइंट ने रिलैक्स्ड मैनर में पूछा। मुझसे झूठ बोलने का कोई मतलब नहीं है, डिस्टॉर्टेड ब्लरी गोल्डन जीनी ने तुरंत जवाब दिया। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि फ्रॉड का विक्टिम कह रहा है कि मैं कंगाल हूं, यहां तक कि अपनी किडनी बेच चुका हूं। तब सेफिरा कासल के प्रीवियस ओनर ने, जिसे द सेलेस्टियल वर्दी ऑफ हेवन एंड अर्थ फॉर ब्लेसिंग्स होने का शक था, जीनी के साथ क्या किया था? इस मैजिक विशिंग लैम्प की कैरेक्टरिस्टिक्स का एक हिस्सा मिरेकल इन्वोकर का है। अपने दिल में प्रेशर को कम करने के लिए अपने लैम्पूनिंग का यूज करते हुए क्लाइंट मुस्कुराया। ये डिसाइड करना तुम्हारे ऊपर नहीं है कि कोई मतलब है या नहीं। ब्लरी गोल्डन फिगर हल्का सा कांपा।
सेफीरा कासल की स्टेट से लगता है तुम्हें एक मिरेकल इन्वोकर बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक की जरूरत है। उसने इस टॉपिक पर बार बार बात नहीं की और इसके बजाय उस सिचुएशन को पॉइंट आउट किया जो उसने ऑब्जर्व की थी। यह बंदा एक्चुअली इस मैटर के थ्रू देख सकता है। उसका लेवल सच में बहुत हाई है। वो मैजिक विशिंग लैम्प से मिरेकल इन्वोकर बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक को अलग करने में सक्षम है। क्लाइंट की आंखें सिकुड़ गईं क्योंकि उसने अपना कंपोजर खो दिया था। उसने तुरंत अपने एक्शंस और एक्सप्रेशन को कंट्रोल किया और एक स्माइल के साथ जवाब दिया, अगर तुम ऐसा सोचते हो। ब्लरी और डिस्टॉर्टेड गोल्डन फिगर ने एक बार फिर अपनी मैग्निफिसेंट वॉइस को ग्रे फॉग के ऊपर गुंजाया। हम एक डील कर सकते हैं। तुम मेरी सील हटाओगे और मुझे आजादी दोगे। मैं मिरेकल इन्वोकर बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक तुम्हें दे दूंगा और सिर्फ वो हिस्सा लूंगा जो मेरा है। जहां तक विटनेस की बात है, चलो हमारे सेफिरॉट का यूज करें। हालांकि तुम्हारे और मेरे दोनों के पास बैकलैश को रेजिस्ट करने और कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने से होने वाले डैमेज को कम करने के मीन्स हैं, लेकिन ये बिना किसी कीमत के नहीं होगा। हम दोनों को कॉन्सिक्वेंसेस पर विचार करने की जरूरत है। मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं यहां जरूरत से ज्यादा देर तक नहीं रुकूंगा। सील्ड। सेफिरोथ। मैजिक विशिंग लैम्प का टेरिफाइंग नेचर एक एग्जिस्टेंस की सील है जो कम से कम ट्रू डीएटी लेवल पर है। एक थॉट के साथ क्लाइंट ने जल्दी से मैटर की वायबिलिटी को एनालाइज किया। जल्द ही उसने एक डिसीजन लिया। वो बिविच्ड नहीं होने वाला था। इसके दो रीजंस थे। पहला, वो सेफीरा कासल का असली ओनर नहीं था। वो क्या कर सकता था और हैंडल कर सकता था, इसकी एक लिमिट थी। दूसरा, उसने कुछ मिस्टिसिज्म एजुकेशन प्राप्त की थी और नाइट हॉक के रूप में एक्सपीरियंसेस हासिल किए थे। वो जानता था कि अननोन एग्जिस्टेंसेस के साथ ट्रेड नहीं करना चाहिए या लकी होने की कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। अपना मन बना लेने के बाद वो शांत हो गया और ज्यादा इंफॉर्मेशन गैदर करने पर फोकस करने लगा। जीनी के बारे में शक था कि वो डार्केस्ट, मोस्ट केओटिक और मोस्ट मिस्टीरियस फर्स्ट इपॉक से ओरिजिनेट हुआ है, इसलिए वो डेफिनेटली बहुत कुछ जानता था। कुछ सोचने के बाद क्लाइंट के मुंह के कोने ऊपर उठ गए। क्या तुम्हें लगता है कि ऐसी कंडीशंस मुझे हिला सकती हैं? उसने ये देखने का प्लान बनाया कि जीनी कितने हाई चिप्स ऑफर कर सकता है ताकि उसके कुछ सीक्रेट्स में ताक झांक कर सके। ये सुनते ही फ्लिकरिंग गोल्डन फिगर की आंखें अचानक लिटरल मैनर में जल उठीं। उसकी गेज सीधे क्लाइंट पर पड़ती हुई लग रही थी, जैसे उसकी मैग्निफिसेंट वॉइस एंशिएंट पैलेस में थंडर की तरह गूंजी। तुम वो नहीं हो। तुम वो नहीं हो। उस पल क्लाइंट थोड़ा स्टंट था और थोड़ा डरा हुआ भी। ये ऐसा था जैसे वो एक ग्रैंड मैजिक शो परफॉर्म कर रहा हो, सिर्फ इसलिए कि ऑडियंस का एक मेंबर अचानक उसकी ट्रिक पॉइंट आउट कर दे। वो नहीं जानता था कि उसके रिटोरिकल क्वेश्चन में क्या गलत था, ना ही वो जानता था कि एग्जैक्टली क्या गलत था। उसके लिए कम समय में प्रॉस और कॉन्स को एनालाइज करना और करंट सिचुएशन से मैच करने वाला रिएक्शन देना मुश्किल था। उसे अचानक क्यों एहसास हुआ कि मैं सेफिरा कासल का फॉर्मर ओनर नहीं हूं, जिसे द सेलेस्टियल वर्दी ऑफ हेवन एंड अर्थ फॉर ब्लेसिंग्स होने का शक है। क्या मेरा रेटोरिक क्वेश्चन बहुत रीजनेबल नहीं है? क्योंकि हम एक डील के बारे में बात कर रहे हैं, बार्गेनिंग अलाउ होनी चाहिए। सेफिरा कासल का फॉर्मर ओनर जिसे जीनी जानता था, वो ऐसा नहीं था। इम्पॉसिबल। एक इंसान जो डिसीट में अच्छा है, वो अपना हाथ इतनी जल्दी कैसे दिखा देगा? वहां कुछ लेवल की नेगोशिएशन और प्रेशर क्यों नहीं हो सकता? एसएच एस्टरिस्क टी। मेरे दिमाग में बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं। लगभग 10 सेकंड्स बीत चुके हैं। मैंने जीनी के एक्यूजेशन का तुरंत जवाब नहीं दिया, तो ये एक तरह का इनडायरेक्ट एडमिटेंस है। जब एक्सपोज्ड होने की बात आई, क्लाइंट के पास ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था। वो एक पल के लिए रिस्पॉन्स के लिए अनश्योर था। जैसे ही उसने अपनी विजिलेंस बढ़ाई और स्टाफ ऑफ द स्टार्स प्रोड्यूस करने और जीनी से पॉसिबल अटैक को रेजिस्ट करने के लिए सफीरा कासल की पावर्स एक्टिवेट करने वाला था, गोल्डन और ब्लरी फिगर अचानक हंसा। हा 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 हा। ये हंसी उसकी सोल को हिलाती हुई लग रही थी, जिससे क्लाइंट, जो सफीरा कासल के अंदर था, नियरली कंट्रोल खोने के साइंस दिखाने लगा। उसके लिए काम रहना आसान नहीं था। अटैक करने का कोई इंटेंशन नहीं है, लेकिन नेचुरल डिसिपेशन का इन्फ्लुएंस। जीनी किस बात पर हंस रहा है? इतना फनी क्या है? क्लाइंट ने फ्राउन किया, जैसे उसने एक के बाद एक पॉसिबिलिटी सोची, लेकिन उसे लगा कि वो रियलिटी से मैच नहीं करती। कुछ सेकंड्स बाद जीनी की हंसी रुक गई और उसने खुशी से कहा, हमारे लेवल के एग्जिस्टेंसेस के लिए भी फेट अभी भी इतना मिराक्युलस है। भले ही तुम कोई भी हो, जो डील मैंने प्रपोज की थी वो अभी भी टेबल पर है। जब तक तुम सील हटाओगे और मुझे रिलीज करोगे, मैं उस हिस्से के साथ कॉस्मोस में वापस चला जाऊंगा जो मेरा है। जहां तक बाकी की बात है, मैं मिरेकल इन्वोकर बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक तुम्हें छोड़ दूंगा। इसके अलावा मैं तुम्हें 3 विशेस ग्रांट करूंगा। कैसा रहेगा? क्या ये काफी नहीं है? कॉस्मोस। जब क्लाइंट ने ये सुना, उसकी आईलिड्स फड़फड़ाई क्योंकि उसने शार्पली डेंजर सेंस किया। ये उसकी स्पिरिचुअल इंट्यूशन से एक वार्निंग थी।
उसने ओरिजिनली सोचा था कि वो अग्री करने का नाटक कर सकता है और अपने प्रॉमिस से मुकरने के लिए सिफिरा कासल यूज करने से पहले और इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन कर सकता है, लेकिन अब उसे अचानक लगा कि वो प्रॉमिस नहीं कर सकता। इसलिए क्लाइन ने डिसाइसिवली कहा, लीव। बोलते हुए उसने अपने और द हर्मिट को रिप्रेजेंट करने वाले क्रिम्सन स्टार के बीच कनेक्शन काट दिया। ब्लरी और डिस्टॉर्टेड गोल्डन फिगर अचानक एक्सपैंड हुआ और डिसिपेट हो गया, सिर्फ अपनी आवाज गूंजती हुई छोड़ गया। तुम इवेंचुअली अग्री करोगे। जब ग्रे फॉग के ऊपर की दुनिया में शांति पूरी तरह से रिस्टोर हो गई, तभी क्लाइन ने धीरे से सांस छोड़ी और चुपचाप खुद से बुदबुदाया, जीनी कॉस्मोस से एक पावरफुल क्रीचर है। क्या उसे फर्स्ट ईपॉक या उससे पहले मैजिकल विशिंग लैम्प के अंदर सील किया गया था? जिस इंसान ने उसे सील किया, वो सफीरा कासल का प्रीवियस ओनर हो सकता है, एग्जिस्टेंस जिसे द सेलेस्टियल वर्दी ऑफ हेवन एंड अर्थ फॉर ब्लेसिंग्स होने का शक है। यह उन इंग्रेडिएंट से इन्फर किया जा सकता है जो मैजिक विशिंग लैम्प की बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर्म करने के लिए यूज किए गए। तो इस तरह जीनी ने सेंस किया कि मैं सफीरा कासल का प्रीवियस ओनर नहीं था जब उसने मुझसे सवाल किया। लेकिन मैंने इस पॉइंट पर विचार किया था तो मेरा सवाल लॉजिकली अनसाउंड नहीं था। जब तक उस समय सफीरा कासल का फॉर्मर ओनर और जीनी किसी तरह की टैसिट अंडरस्टैंडिंग पर ना आए हों या कोई सीक्रेट ना हो। जीनी की पावर्स का बड़ा हिस्सा लाइकली सील से बाहर एक्सटेंड नहीं हो सकता, लेकिन वह उस बियॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक का यूज कर सकता है जो सील बनाती है, ग्रांटिंग विशेस की यूनिक कैरेक्टरिस्टिक लाइकली मिरेकल इन्वोकर कैरेक्टरिस्टिक से है। फिर जीनी अपने लेवल का यूज इसे मैग्नीफाई करने के लिए करता है। अपने थॉट्स के बीच क्लाइन ने द हर्मिट को रिप्रेजेंट करने वाले क्रिम्सन स्टार को देखने के लिए अपना सिर उठाया। उसने डिस्कवर किया कि कैटलिया ने मैजिक विशिंग लैम्प के साथ कुछ भी अनयूजुअल नोटिस नहीं किया। फ्यू। क्लाइन ने लाइट की एक्सट्रीम बनाई जिसमें उसके वार्निंग्स थे और उसे क्रिम्सन स्टार में फेंक दिया। चैप्टर 1242, द बैफलिंग एक्शंस ऑफ द ह्यूमन। वो प्रिमिटिव आइलैंड जो एम्परर को संयोग से मिला था। उस आइलैंड के क्रिएचर्स एक अननोन पावर की पूजा करते हैं जो कॉस्मोस से आती है, एंजल के लेवल तक पहुंचे बिना। सिर्फ इसकी नॉलेज से ही कॉस्मोस से करप्शन हो जाएगा। कोशिश करना कि जिनी से कोई विश न मांगो और ना ही इसे उस प्रिमिटिव आइलैंड पर ले जाओ। कैटिया को आखिरकार मिस्टर फूल से फीडबैक मिला और उसने राहत की सांस ली, हालांकि वो क्वीन की क्वेस्ट के बारे में और भी ज्यादा चिंतित थी। उसने अपना सिर घुमाकर अनरिस्पॉन्सिव मैजिक विशिंग लैम्प को देखा और उसे जल्दी से दूर रख दिया। फिर उसने एक लेटर फैलाया, एक फाउंटेन पेन उठाया और अभी मिली इंफॉर्मेशन को अपने शब्दों में लिखा, ये उम्मीद करते हुए कि क्वीन मिस्टिक बर्नाडेट इसे गंभीरता से लेंगी। ... बैकलैंड के एक डिलापिडेटेड अपार्टमेंट में एक पूरी दाढ़ी वाला आदमी कुर्सी पर बैठा था और उसके हाथ पीछे बंधे हुए थे। जायो, जो अपनी कैपेबिलिटीज के दम पर MI9 की मिडिल रैंकिंग मेंबर बन गई थी, उस आदमी के सामने खड़ी थी। उसके हाथ में एक ट्रायंगुलर ब्लेड था और उसके दो सबऑर्डिनेट्स उसके अगल बगल खड़े थे। हमारे पास ये साबित करने के लिए पहले से ही काफी विटनेसेस और एविडेंस हैं कि तुम प्रोटेस्ट के मेन ऑर्गेनाइजर्स में से एक हो। अगर तुम अपनी पनिशमेंट कम करना चाहते हो तो मेरे सवालों का ईमानदारी से जवाब दो। इससे पहले कि जायो एक शब्द भी बोल पाती, दाढ़ी वाले आदमी ने एक बेहद शक्तिशाली सप्रेसिव फोर्स महसूस की। जब उसने बोलना खत्म किया तो उसका दिमाग भी कांपने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे बिजली के झटके पैदा हो रहे हों और एक ऐसा दर्द और सुन्नपन जिसे महसूस नहीं किया जा सकता था, किसी भी पल फट सकता था। दाढ़ी वाले आदमी ने अपने दिल में डर और कमजोरी को दबाया और कहा, मुझे किसी ने नहीं उकसाया। मैंने बस वही किया जो मैं करना चाहता था। क्या तुम सब नहीं जानते? पूरा बैकलैंड एक गन पाउडर केक बन गया है। एक छोटी सी चिंगारी भी पूरे शहर में आग लगा सकती है और मेरे जैसी अनगिनत चिंगारियां हैं जो रिस्क लेने को तैयार हैं। उन लानत नोबल्स और मर्चेंट्स ने इतना खाना जमा कर लिया जबकि ईस्ट बरो में पहले से ही लोग भूख से मर रहे हैं। तुम मेरे साथ जो करना चाहो कर सकती हो। मैंने कभी उनके वादों पर भरोसा नहीं किया। हमने प्रोटेस्ट खत्म करने के लिए इसलिए सहमति दी क्योंकि सभी को बहुत सारा खाना मिल गया था। जायो और आगे पूछने ही वाली थी कि उसने अचानक अपना सिर घुमाया और दूर हो रहे शोरगुल को सुनने लगी। कहीं से गड़गड़ाहट की आवाजें सुनी जा सकती थीं। ये गहरी, भारी और परतों वाली थी। क्या फेयक, इंटिस या फेनापोटर आर्मी ने हमारे डिफेंसेस को तोड़ दिया है और बैकलैंड के डिफेंसेस पर हमला करना शुरू कर दिया है? जायो का एक्सप्रेशन तुरंत गंभीर हो गया। ... फॉर्सिकन लैंड ऑफ द गॉड्स में वापस रियल वर्ल्ड में लौटने के बाद क्लाइन ने तुरंत अपना हाथ आगे बढ़ाने की कोशिश की, ये देखने के लिए कि क्या वो हिस्ट्री के फॉग से मैजिक विशिंग लैम्प को बाहर निकाल सकता है। जल्द ही उसने कंफर्म कर लिया कि वो सील्ड आर्टिफैक्ट 005 को समन नहीं कर सकता। वास्तव में इसमें एक यूनिकनेस शामिल है, या मुझे कहना चाहिए सेफिरा। संक्षेप में, जिनी वास्तव में एक हाई रैंकिंग एग्जिस्टेंस है जिसे सील किया गया था।
कम से कम वो एक किंग ऑफ एंजल्स है, उसका उपयोग करने का कोई तरीका नहीं है। क्लाइन ने एक सांस छोड़ी और अपना ध्यान डार्क डेमोनिक वुल्फ कोटार के शिकार पर वापस लगा दिया। उसने इस समय के दौरान बहुत सारी प्रिपरेशंस की थीं और उसने ग्रे फॉग के ऊपर प्लान को फिर से देखा और कंफर्म किया। हालांकि उसे एक्शन लेने की कोई जल्दी नहीं थी। उसने कमियों की जांच करने और इम्परफेक्शंस को सुधारने में काफी समय बिताया। 2 से 3 दिन बाद विल्डरनेस में अंधेरा और सन्नाटा था। सिल्क की टॉप हैट और लंबा काला ट्रेंच कोट पहने हुए क्लाइन ने एक लालटेन पकड़ रखी थी जिससे हल्की पीली चमक निकल रही थी। गंभीर एक्सप्रेशन के साथ उसने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया और हवा में कुछ पकड़ा। उसी पल दुनिया भर में बिजली की एक लकीर कौंधी जिसने इसे रोशन कर दिया। उसके बाद उसने एक फिगर को बाहर खींचा। ये वो खुद था जो इल्यूसरी स्टाफ ऑफ द स्टार्स और एक लालटेन पकड़े हुए था। उसके ठीक बाद उसकी ट्रू बॉडी हिस्ट्री के फॉग में एंटर कर गई और वो फर्स्ट एपोक से पहले के समय में चला गया। वो पुराने स्टैक सिटीज के अंदर छिप गया। उसका हिस्टोरिकल वॉइड प्रोजेक्शन अचानक जीवंत हो गया क्योंकि एक ऐसा एरिया जिसे वो हाल ही में एक्सप्लोर कर रहा था उसके दिमाग में उभरा। उसने सीधे वहां जाने के लिए स्टाफ ऑफ द स्टार्स की पावर का इस्तेमाल किया। ये उस जगह से बहुत दूर था जहां उसकी एक्चुअल बॉडी थी। भले ही प्रोजेक्शन के साथ कोई समस्या हो, जब वो रियलिटी में वापस आएगा तो कोई भी उसकी ट्रू बॉडी की एग्जैक्ट लोकेशन का पता नहीं लगा पाएगा। इलाके का सर्वेक्षण करते हुए उसने सूखे नदी के तल और अंधेरे में गहराई में खड़े एक राक्षस जैसे बोल्डर को देखा। उसने अब अपने स्टाफ ऑफ द स्टार्स हिस्टोरिकल प्रोजेक्शन को मेंटेन नहीं किया और अपने दाहिने हाथ के एक झटके के साथ इसे जल्दी से धुंधला होकर गायब होने दिया। ये सब करने के बाद वो बोल्डर के पास गया, लालटेन नीचे रखी और जोटुन में एक ऑनरिफिक नेम का जाप करने लगा। वो डार्क लॉर्ड जो हिस्ट्री के साथ मौजूद है, काउंटलेस मिरेकल्स का अवतार, गॉड ऑफ विशेस। ये डार्क डेमोनिक वुल्फ का ऑनरिफिक नेम था जो उसने एवरनाइट गॉडेस से प्राप्त किया था। हालांकि वो मिथिकल क्रिएचर शायद अब इसका उपयोग नहीं कर रहा हो या शायद इसे बहुत पहले बदल दिया हो, लेकिन जब मिस्टिसिज्म की बात आती है तो ये निस्संदेह उसी को रेफर कर रहा था। डॉट डॉट डॉट। एक पर्वत श्रृंखला के भीतर गहराई में एक प्राचीन किले में जायंट्स, एल्व्स, इंसानों और वैम्पायर्स में से प्रत्येक के पास माली, शेफ, नौकर और गार्ड की भूमिका थी। उन सभी के एक्सप्रेशंस अलग अलग थे और मिलने पर एक दूसरे से फुसफुसाते थे जिससे वे जीवंत और बुद्धिमान दिखाई देते थे। हालांकि जैसे ही वे अपने कमरों में लौटते वे तुरंत सुस्त हो जाते। उनकी आंखें अब हिलती नहीं थीं क्योंकि उनके शरीर ऊपर उठते और छत से लटक जाते। किले की गहराइयों में एक हॉल में जहां खिड़की के बाहर से केवल बिजली ही रोशनी कर सकती थी, अंधेरे में एक विशाल फिगर चुपचाप लेटा था। इसका शरीर एक छोटे पहाड़ जैसा था जो काले छोटे फर से ढका हुआ था। इसकी घनी काली पुतलियों ने इसकी आंखों के कम से कम 3/4 हिस्से को कवर किया हुआ था और इसके माथे पर भूरे सफेद फर का एक गुच्छा था। इसका सिर एक बड़े मुड़े हुए जंगली भेड़िया जैसा दिखता था। ये और कोई नहीं बल्कि गॉड ऑफ विशेस, डार्क डेमोनिक वुल्फ कोटार था। अचानक इस डेमोनिक वुल्फ ने, जो एक ऑर्डिनरी जायंट से भी अधिक विशाल था, अपना सिर उठाया। उसके काले और छोटे बालों का हर कतरा हिलने लगा क्योंकि किले के सभी नौकरों ने उसकी हरकतों को फॉलो किया। कोटार की आंखें थोड़ी हिली क्योंकि उसने अपना सिर थोड़ा घुमाया, मानो वो कुछ सुन रहा हो। अगले ही सेकंड में उसने अपना मुंह खोला और एक बिना आवाज वाली दहाड़ छोड़ी और अपने ही एक और रूप को समन किया। जैसे ही ये डार्क डेमोनिक वुल्फ दिखाई दिया, कोटार का शरीर ग्रेश व्हाइट फॉग में कूद गया और वो सेकंड एपोक में रोशनी के एक निश्चित हिस्टोरिकल स्पॉट की ओर भागा। ये सीक्रेट हिस्ट्री का एक टुकड़ा था जिसे वो जानता था। रियल वर्ल्ड में डार्क डेमोनिक वुल्फ के हिस्टोरिकल वॉइड प्रोजेक्शन ने एक टंग ट्विस्टिंग भाषा में एक विश मांगी। फिर उसकी फिगर की एक चमक के साथ वो सीधे नॉइस के उत्तरी शहर के पास एक पहाड़ पर चला गया। आवश्यक प्रिपरेशंस करने के बाद गॉड ऑफ विशेस ने काले छोटे बालों का एक कतरा गिरने दिया जो स्पिरिट के एक इल्यूसरी वर्म में बदल गया और रोशनी के कोरिस्पॉन्डिंग प्रेयर पॉइंट में फैल गया। इसकी मदद से कोटार ने देखा कि कौन उससे प्रार्थना कर रहा था। ये एक युवा आदमी था जिसने अजीब टोपी और अजीब कपड़े पहने हुए थे। वो एक कांच की लालटेन के पास खड़ा था और धीरे से गॉड ऑफ विशेस के ऑनरिफिक नेम का जाप कर रहा था। डार्क डेमोनिक वुल्फ की विशाल घनी काली पुतलियां घूमी और देखा कि वो युवा आदमी ग्रेश व्हाइट फॉग की एक परत में ढका हुआ था। कोहरे में कुछ चीजें साफ नहीं देखी जा सकती थीं। सीयर पाथवे के सीक्वेंस 2 एंजल के रूप में ये मिथिकल क्रिएचर स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि ये कोहरा हिस्ट्री के फॉग के समान था। वो कोहरे में किसी चीज से एक मजबूत अट्रैक्शन फोर्स महसूस कर सकता था। सेफिरा कैसल, एंशियंट गॉड, फ्लेग्रिया, किंग ऑफ डेमोनिक वुल्फ से कुछ मामलों के बारे में सुनने के बाद उसने तुरंत एक अनुमान लगाया। इस आधार पर उसके मन में उस युवा आदमी के बारे में कई विचार आए।
सेफिरा कैसल का उपयोग करके मुझे आकर्षित करना और मुझसे अपनी मर्जी से उस पर हमला करवाना और फिर मेरी लोकेशन कंफर्म करना, क्या ये एक चारा है? वास्तव में वो सिर्फ एक हिस्टोरिकल वॉइड प्रोजेक्शन है। ये अज्ञात है कि उसकी ट्रू बॉडी किस टाइम फ्रेगमेंट में छिपी है। ये अज्ञात है कि एम्बिशर कहाँ छिपा है। पहले सेफिरा कैसल में स्पष्ट रूप से एक एनोमली थी। मैंने खुद पर काबू रखा और कोरेस्पॉन्डिंग रीजन को खोजने की कोशिश नहीं की, या वो सुराग जो पीछे छूट सकते हैं। उन्हें क्यों लगता है कि मैं इसमें फंस जाऊंगा? ये सिर्फ एक कोशिश है, काम न करने पर दूसरी पर स्विच करना, या इस प्रार्थना में कुछ गड़बड़ है? हे, मैं हजारों सालों से जिंदा हूं। इतनी सारी चीजों का अनुभव करने के बाद मैंने किस तरह की स्थिति नहीं देखी है। अब सबसे अच्छा समाधान उसे इग्नोर करना और उसकी जासूसी न करना है। मैं बस उसे याद रखूंगा। डार्क डेमोनिक वुल्फ ने जल्दी से फैसला किया और रोशनी के उस प्रेयर पॉइंट को नष्ट करने से पहले थोड़ी देर और ऑब्जर्व करने की योजना बनाई। इस पल उसने उस युवा आदमी को फिर से अपना मुंह खोलते देखा। वो सन जो इटर्नल है। आप एक इनएक्सटिंग्विशेबल लाइट हैं। आप ऑर्डर के अवतार हैं। डार्क डेमोनिक वुल्फ कुछ हद तक हैरान था कि वो युवा आदमी क्या करने की कोशिश कर रहा था। इस फॉरसेकन लैंड में अन्य ट्रू डिएटीज से प्रार्थना करना बेकार था। अगले ही सेकंड में क्लाइन ने एक बार फिर दूसरे डिएटी के नाम का जाप किया। वो लॉर्ड जिसने सब कुछ बनाया। वो लॉर्ड जो छाया के पर्दे के पीछे शासन करता है। सभी जीवित चीजों का डिजेनरेटेड नेचर। डार्क डेमोनिक वुल्फ की पुतलियां थोड़ी फैल गईं। वो प्रेयर लाइट में उस इंसान की हरकतों से भ्रमित था। इससे पहले कि वो कोई अनुमान लगा पाता, क्लाइन ने तीसरा ऑनरिफिक नेम बुदबुदाया। क्लॉक हैंड जो टाइम के साथ छेड़छाड़ करता है। वो शैडो जो फेट पर घूमती है। डिसीट और ट्रकरी का अवतार। अमोन। वो अमोन से प्रार्थना कर रहा है। डार्क डेमोनिक वुल्फ पहले से ही पूरी तरह से समझ नहीं पा रहा था कि दूसरी पार्टी क्या कर रही थी। उसे सहज रूप से महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है और तुरंत रोशनी के कोरेस्पॉन्डिंग प्रेयर पॉइंट को मिटाना चाहता था। अचानक उसने उस युवा आदमी को अपना सिर उठाते और मुस्कुराते हुए देखा। फिर उसने एक क्रिस्टल मोनोकल निकाला और उसे अपनी दाहिनी आंख पर लगा लिया। बस एक प्रार्थना में क्लाइन का हिस्टोरिकल वॉइड प्रोजेक्शन ब्लास्फेमर अमोन के अवतार में बदल गया था। लगभग उसी समय डार्क डेमोनिक वुल्फ ने दूसरी पार्टी की नजर को प्रेयर लाइट से गुजरते हुए और उस पर पड़ते हुए महसूस किया। फिर अमोन ने उसके पार देखा और हिस्ट्री के फॉग में देखा जहां उसकी ट्रू बॉडी थी। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने तुरंत प्रेयर लाइट को नष्ट कर दिया। जहां तक उसकी ट्रू बॉडी की बात है, उसने नजर हटा दी और हिस्टोरिकल प्रोजेक्शन की मेंटेनेंस को हटा दिया। हिस्ट्री के फॉग में पुराने स्टैग सिटी में क्लाइन अचानक खड़ा हो गया। उसके दिमाग में एक दृश्य उभरा। यह दृश्य आकार लेने से कुछ सेकंड पहले उसने अपनी बॉडी और हिस्टोरिकल वॉइड प्रोजेक्शन के बीच संबंध काट दिया था। ऐसा उसने अमोन को अपने ठीक बगल में उतरने से रोकने के लिए किया था। उसने पहले जो बैटलिंग एक्शंस किए थे वे मुख्य रूप से डार्क डेमोनिक वुल्फ को भ्रमित करने के लिए थे। वो चाहता था कि वो ये महसूस करने के बाद भी ऑब्जर्व करना जारी रखे कि सप्लिकेंट उसकी ट्रू बॉडी नहीं थी। इसने उसे सेफिरा कैसल की जासूसी करने का समय बढ़ाने के लिए मजबूर किया। अंत में उसने अमोन से प्रार्थना की, गॉड ऑफ डिसीट के संभावित अवतरण और प्रभाव का उपयोग करके सेफिरा कैसल द्वारा डार्क डेमोनिक वुल्फ के रिवर्स करप्शन के निशानों को छिपाने के लिए। अगर अमोन ने जवाब नहीं दिया होता और केवल किनारे से देखा होता, तो क्लाइन ने डार्क डेमोनिक वुल्फ को धोखा देने के लिए तैयार किए गए मोनोकल का उपयोग किया होता। चैप्टर 1243 हेक्टिक बट नॉट कंफ्यूज्ड। एक माउंटेन रेंज के भीतर गहराई में एंशिएंट कैसल में जैसे ही डार्क डेमोनिक वुल्फ कोटार हिस्ट्री के फॉग से लौटा, उसने इंस्टिंक्टिवली बाहरी दुनिया के साथ सभी कनेक्शंस हटा दिए। वो इस जगह को छोड़ने और कहीं और जाने के लिए तैयार था। हालांकि उसे अभी भी समझ नहीं आया था कि क्या हुआ था, लेकिन एक एक्सीडेंट पहले ही हो चुका था। उसका अनुभव उसे बता रहा था कि वो बिल्कुल भी कोई रिस्क नहीं ले सकता। उसे पीछे हटना चाहिए और हार मान लेनी चाहिए, जैसा कि उससे अपेक्षित था। उसी समय सिटी ऑफ ओल्ड में क्लाइन के दिमाग में एक विचार आया। उसकी फिगर तुरंत ग्रे फॉग के ऊपर एंशिएंट पैलेस में दिखाई दी। द फूल की सीट पर वो लगातार डिस्टॉर्टेड और बिखरी हुई क्रिम्सन फिगर के साथ मर्ज हो गया और उसने आकार ले लिया। इस मिस्टीरियस स्पेस में क्रिम्सन स्टार्स जो जस्टिस, द हैंग्ड मैन, द स्टार और टैरो क्लब के अन्य मेंबर्स को रिप्रेजेंट करते थे, लगातार फैल रहे थे और सिकुड़ रहे थे। उन्होंने रिपल्स की परतें छोड़ी जिन्होंने एक शक्तिशाली वेव का रूप ले लिया। ये उन तैयारियों में से एक थी जो क्लाइन ने पहले से की थी। गैरमन स्पैरो के नाम पर उसने अलग अलग कारणों का उपयोग करके टैरो क्लब के मेंबर से एक के बाद एक मिस्टर फूल से प्रार्थना करवाई थी। इस एग्जिस्टेंस से मिस्टर वर्ल्ड को एक निश्चित उत्तर देने के लिए कहा था।
इस प्रकार क्रिम्सन स्टार्स ने रेजोनेट किया, जिससे सेफिरा कैसल रिवर्स में प्रभावित हुआ। इस तरह इसे समस्या को सुलझाने के लिए द फूल को समन करने की अनुमति मिली। यह उन प्रमुख कारकों में से एक था जो उसे अमोन के चंगुल से बचने में मदद कर सकता था। ये उसे 4 कदम वामावर्त, काउंटर क्लॉकवाइज चलने और मंत्रों का जाप करने की आवश्यकता को दूर करने में मदद कर सकता था। वो बिना समय बर्बाद किए सीधे सेफिरा कैसल में प्रवेश कर सकता था, और एंजल्स के लेवल की लड़ाई में 1 सेकंड का अंतर शायद परिणाम में अंतर निर्धारित करेगा। अपने से अधिक शक्तिशाली किसी व्यक्ति से लड़ने के लिए क्लाइन को हर विवरण पर विचार करना था। द फूल की हाईबैक चेयर पर बैठकर उसने सेफिरा कैसल में अन्य परिवर्तनों को ऑब्जर्व करते हुए स्टाफ ऑफ द स्टार्स और सी गॉड सेप्टर को इशारे से बुलाया। ग्रे सफेद कोहरे में एक अतिरिक्त क्रिम्सन ग्लो थी जो तेजी से सिकुड़ रही थी, लगभग कुछ ही समय में गायब हो रही थी। द फूल की सीट के चारों ओर प्रकाश की रिपल्स खिली मानो वे एक शुद्ध पैसेजवे बना रही हों। वो क्रिम्सन ग्लो से मुश्किल से एक विशाल डेमोनिक वुल्फ की फिगर देख पा रहा था। यह कोटार द्वारा सेफिरा कैसल की जासूसी करने का परिणाम था। समय के साथ उसने स्थिति की एक निश्चित समझ हासिल कर ली थी और अनजाने में आक्रमण कर दिया गया था। इस प्रकार उसने सेफिरा कैसल के साथ एक प्रारंभिक कनेक्शन स्थापित किया। बेशक एक एंजल और सेकंड एपोक के गॉड ऑफ विशेस के रूप में उसके पास ऐसे कनेक्शन को तोड़ने और संबंधित करप्शन से छुटकारा पाने का सही लेवल और क्षमता थी। अगर क्लाइन ने इन 1 या 2 सेकंड का उपयोग नहीं किया तो वो डार्क डेमोनिक वुल्फ पर अपनी पकड़ खो देगा। और द फूल की सीट के किनारे लहराती रोशनी ने एक हाफ टॉप हैट और लंबा काला ट्रेंच कोट पहने हुए फिगर को रिफ्लेक्ट किया। गेरमन स्पैरो। उसकी दाहिनी आंख पर एक क्रिस्टल मोनोकल था। अमोन। यह अज्ञात था कि इस ब्लास्फेमर का अवतार किस लूपहोल का उपयोग करके उस दर को धीमा कर सकता था जिस पर क्लाइन का हिस्टोरिकल वॉइड प्रोजेक्शन गायब हो रहा था। फिर उसने ग्रे फॉग के ऊपर की दुनिया पर आक्रमण करने के प्रयास में गेरमन स्पैरो, क्लाइन की असली बॉडी और सेफिरा कैसल के बीच सूक्ष्म कनेक्शन का उपयोग किया। ऐसा लगता है कि वो सेफिरा कैसल द्वारा समन किए गए विशेष दृश्य के करीब पहुंच गया। जैसे ही हेलो हेलो फैला, गेरमन स्पैरो की लंबी और शक्तिशाली हथेली ने बैरियर को तोड़ दिया और अचानक एंशिएंट पैलेस में प्रवेश किया, जैसे कि उसने एक अदृश्य दरवाजा खोल दिया हो। हालांकि क्लाइन ने इसके लिए पहले से तैयारी कर ली थी और जानता था कि अमोन से छुटकारा पाना आसान नहीं होगा। जब उसने ये दृश्य देखा तो वो अपनी खोपड़ी में सिहरन महसूस किए बिना नहीं रह सका। उसे डर था कि अगले ही सेकंड में वो एक क्रिस्टल मोनोकल पकड़ेगा और उसे अपनी दाहिनी आंख पर लगा लेगा। ये कुछ ऐसा था जिसे 1 या 2 सेकंड में सुलझाना था, अन्यथा सेफिरा कैसल का ओनरशिप हवा में लटका एक सवाल बन जाएगा। बिना किसी हिचकिचाहट के डिस्टॉर्टेड और ट्रांसपेरेंट स्पिरिट के वर्म्स उसकी त्वचा की सतह पर दिखाई दिए। वे जल्दी से एक साथ इकट्ठा हो गए, एक और क्लाइन का निर्माण किया। सी गॉड सेप्टर को पकड़ने के बाद क्लाइन ने सेफिरा कैसल की शक्ति को उभारा। अदृश्य वेव्स की परतों के ऑगमेंटेशन के साथ नीले रत्न जल उठे, जिससे हिंसक बिजली के बोल्ट्स ने चांदी की गेंदें बनाई जो लहराती रोशनी में लुढ़क गईं। कड़कड़ाहट की आवाजों के बीच हथेली जिसने सेफिरा कैसल को भेदा था तुरंत बिखर गई और वाष्पित हो गई। विनाशकारी आभा से भरी गोलाकार बिजली बाहर की ओर फैली, वास्तविकता में उतरते हुए मोनोकल वाले गेरमन स्पैरो को अपनी चपेट में ले लिया। यह हिस्टोरिकल वाइड प्रोजेक्शन केवल लूप होल्स के उपयोग के साथ मुश्किल से बनाए रखा गया था, इसलिए इस तरह के हमले को झेलने के बाद यह ढह गया। वो केवल क्रिस्टल मोनोकल को एडजस्ट कर सका और अपना सिर हिला सका। उसकी आंखों में थोड़ा पछतावा था क्योंकि उसने देखा कि उसकी फिगर बिजली के बोल्ट से चकनाचूर होने के बाद तेजी से मिट रही थी। जैसे ही स्पिरिट के वर्म्स के एक छोटे हिस्से ने अमोन की प्रार्थना का जवाब दिया, क्लाइन ने अपने असली शरीर के साथ स्टाफ ऑफ द स्टार्स को पकड़ लिया। उसने कई रत्नों से जड़े हुए स्टाफ को पकड़ा और ग्रेट शून्य सील आर्टिफैक्ट को तेजी से सिकुड़ती क्रिम्सन लाइट पर निशाना बनाया। उसी समय उसके दिमाग में एक दृश्य दिखाई दिया। स्टाफ ऑफ द स्टार्स पर रूबी, एमरल्ड, सफायर और मोती एक के बाद एक जल उठे। गोंग। एक दूर की घंटी की आवाज ने मानो अनंत समय को पार कर लिया था, क्योंकि ये ग्रे सफेद कोहरे के भीतर गूंजती थी, क्रिम्सन लाइट के भीतर गूंजती थी। डार्क डेमोनिक वुल्फ कोटार के सामने गहरा काला अंधेरा अचानक कम हो गया, जिससे एक विशाल पत्थर की दीवार घड़ी दिखाई दी। दीवार घड़ी प्राचीन और धब्बेदार थी और इसकी सतह ग्रे सफेद और नीले काले रंग की थी जो 12 खंडों में विभाजित थी। प्रत्येक खंड में अलग अलग प्रतीक थे जो दिन के अलग अलग समय का प्रतिनिधित्व करते थे। दीवार घड़ी के कोर पर 3 सुइयां 3 अलग अलग लंबाई के टाइम के वर्म्स से बनी प्रतीत होती थीं, छोटी, मध्यम और लंबी, एक ऐसी भावना से भरी हुई थीं कि समय ने उस पर अपनी छाप छोड़ी थी। ये एंजल ऑफ टाइम, अमोन की बियॉन्डर पावर थी। स्टाफ ऑफ द स्टार्स का उपयोग करके क्लाइन ने इसे फिर से प्रकट किया था। सामान्य तौर पर इस स्तर पर बियॉन्डर पावर ऐसी नहीं थी जिसे केवल 1 या 2 बार देखकर समझा जा सके।
इसे रिकॉर्ड करना इतना आसान नहीं था, लेकिन क्लाइन अकेले नहीं लड़ रहा था। इस समय के दौरान उसने बैकलैंड में अक्सर लौटने के लिए मिस मैजिशियन की समनिंग का उपयोग किया था। वो स्टार लियोनार्ड के पास पॉलिट जोरोस्ट के साथ सीधे चैट करने गया था और उसने संबंधित मिस्टिसिज्म ज्ञान और सुपरनैचुरल डिटेल्स की गहरी समझ हासिल की थी। हालांकि पालिज पहले ही सीक्वेंस 2 के स्तर पर गिर गया था और टाइम डोमेन की शक्तियों का उपयोग करने में असमर्थ था, उसका अनुभव और ज्ञान बना रहा। गोंग, प्राचीन और रहस्यमय पत्थर की दीवार घड़ी पर सेकंड हैंड अचानक झटके से चला, जिससे डार्क डेमोनिक वुल्फ कोटार के आसपास सब कुछ धीमा हो गया। यहां तक कि गहरा अंधेरा भी जम गया लग रहा था। ये मिरेकल इन्वोकर, जो बाहरी दुनिया के साथ संपर्क पूरी तरह से काटने और अपनी इच्छा पूरी करके खुद को वहां से दूर करने ही वाला था, जहां वो था, अचानक मौके पर ही जम गया। उसके एक जगह पर फिक्स होने का एक छोटा सा क्षण था। इसमें कोई संदेह नहीं था कि मूल बियॉन्डर शक्तियों और स्टाफ ऑफ द स्टार्स द्वारा दोहराई गई शक्तियों के बीच शक्ति में भारी अंतर था। हालांकि क्लाइन के लिए प्रभाव पहले से ही पर्याप्त था। जिस क्षण उसने डार्क डेमोनिक वुल्फ को एंशिएंट वॉल क्लॉक से प्रभावित होते देखा, उसने तुरंत स्टाफ ऑफ द स्टार्स को छोड़ दिया और स्पिरिट के वर्म को, जो उसने अभी अभी अपने शरीर से अलग किया था, वापस अपने शरीर में उड़ने दिया। एक विचार के साथ वो फर्स्ट एपोक से पहले सिटी ऑफ ऑयल में लौट आया। फिर वो अंधेरे उजाड़ मैदानों में उस लालटेन के साथ दिखाई दिया जो हल्की पीली चमक बिखेर रही थी। उसका दाहिना हाथ आगे बढ़ा और सफलतापूर्वक स्टाफ ऑफ द स्टार्स का एक प्रोजेक्शन बाहर निकाला। ये तरीका स्टाफ ऑफ द स्टार्स को बुलाने की सफलता दर को प्रभावी ढंग से बढ़ा सकता था, लेकिन ये स्पष्ट रूप से इस ग्रेड 0 सील आर्टिफैक्ट की ताकत को कम कर देगा। आखिरकार वो एक हिस्टोरिकल प्रोजेक्शन के हिस्टोरिकल प्रोजेक्शन को बुला रहा था। बेशक, क्योंकि ये समय के खिलाफ दौड़ थी, ऐसा चुनाव करना बहुत आसान था। क्लाइन ने दोबारा इतिहास के कोहरे में प्रवेश नहीं किया। उसने अपना कंधा पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया और उसने डार्क डेमोनिक वुल्फ को रिवर्स करप्ट करने के लिए सेफरा कैसल का उपयोग करने से प्राप्त फीडबैक को आउटलाइन करने के लिए ड्रीम डिविनेशन का उपयोग किया। प्राचीन किले में अंधेरे, बिना रोशनी वाले हॉल में पहाड़ जैसा डेमोनिक वुल्फ खड़ा हो गया। जल्दी से डिटेल्स भरते हुए क्लाइन ने अपने जमे हुए लक्ष्य के दृश्य के अनुसार डिटेल्स को थोड़ा समायोजित किया। काले स्टाफ पर संबंधित रत्न जल उठे। उसके दिमाग में वो दृश्य, जो एक तेल चित्रकला जैसा दिखता था, अचानक सूझ गया, वास्तविकता के साथ हस्तक्षेप करते हुए, जिससे एक दूसरे से अलग होना असंभव हो गया। वो उस प्राचीन किले के अंधेरे हॉल में उतरा, डार्क डेमोनिक वुल्फ कोटार के सामने उतरा, जिसने अभी अभी अपने 8 पैरों के साथ अपना शरीर उठाया था। वो आखिरकार आधिकारिक तौर पर गॉड ऑफ विशेस से मिला, जो सेकंड एपोक से जी रहा था। बिना किसी हिचकिचाहट के क्लाइन ने डार्क डेमोनिक वुल्फ के एंशिएंट वॉल क्लॉक के प्रभाव से अभी अभी बचने का अवसर लिया। जैसे ही उसने हिस्टोरिकल वॉइड प्रोजेक्शन को दूर किया, उसने अपनी जेब से एक लोहे का सिगार केस निकाला और उसे खोला। सिगार केस के अंदर एक लोएन सोने का सिक्का था। इसकी सतह चमकी रिनेट टिनेकर को रिफ्लेक्ट करते हुए, जो एक गहरे और जटिल लंबे गाउन पहने हुई थी और 4 सुनहरे लाल आंखों वाले सिर पकड़े हुई थी। क्लाइन द्वारा की गई तैयारियों में से एक उस विधि का उपयोग करना था जिसका उपयोग उसने एडमिरल ऑफ ब्लड सेनोर को लाने के लिए किया था। इसने उसे मिस मैसेंजर को फॉरसेकन लैंड ऑफ द गॉड्स में लाने की अनुमति दी। रिनेट टिनेकर निस्संदेह एक रेत थी। इसके अलावा वो और भी अधिक शक्तिशाली रेत थी। वो सोने के सिक्के की चिकनी सतह पर भी कब्जा कर सकती थी। इसके अलावा वो एक स्पिरिट वर्ल्ड प्राणी थी और आंतरिक रूप से एक स्पिरिट थी। वो ग्रे फॉग के ऊपर की दुनिया में प्रवेश कर सकती थी और जस्टिस ऑड्रे की तरह ही फॉरसेकन लैंड ऑफ द गॉड्स में उतर सकती थी। इस स्थिति के आधार पर सेफरा कैसल के भीतर के रहस्य को उजागर न करने और द फूल की असली पहचान को उजागर न करने के लिए उसने लोहे के सिगार केस का उपयोग करके इसे सील करने से पहले मिस मैसेंजर को सोने के सिक्के पर कब्जा करवाया। फिर उसने बिस्टोवमेंट रिचुअल के माध्यम से इसे फॉरसेकन लैंड ऑफ द गॉड्स में लाने से पहले आइटम को ग्रे फॉग में सैक्रिफाइस किया। बेशक, इन कार्यों के लिए शर्त यह थी कि क्लाइन के पास सेफरा कैसल में एक सीक्वेंस 2 एंजल का स्तर और शक्ति थी। यहां तक कि अगर रिनेट टिनेकर के साथ कुछ गलत हो जाता तो वो इसे संभाल सकता था। रिनेट टिनेकर के लिए वो खुशी खुशी इस मामले के लिए सहमत हो गई, क्योंकि गेरमन स्पैरो ने अभी अभी उन्हें उनके शरीर का एक हिस्सा पुनः प्राप्त करने में मदद की थी। चुपचाप मिस मैसेंजर ने सोने का सिक्का छोड़ दिया और डार्क डेमोनिक वुल्फ की आंखों की घनी काली पुतली पर कब्जा कर लिया। चैप्टर 1244 विश। जैसे ही रिनेट टिनेकर की फिगर डार्क डेमोनिक वुल्फ कोटार की पुतलियों में दिखाई दी, वो दिल की खिड़की से निकल गई और अपने ओरिजिनल साइज में फैलने लगी। इसका मतलब था कि उसका रेत का पोजीशन अटेम्प्ट फेल हो गया था। डार्क डेमोनिक वुल्फ का शरीर तेजी से सिकुड़ा और पतला हो गया, क्योंकि उसने अपने चारों ओर की रोशनी को पागलपन से सोख लिया और एक पारदर्शी ब्लैक वेलवेट कर्टेन बन गया। ये वो आइटम था जिसे क्लाइन ने ड्रीम डिविनेशन के जरिए देखा था।
ये ग्रे सफेद कोहरे से बाहर निकाला गया था और डार्क डेमोनिक वुल्फ के हाथों में गिर गया था। ये संदेह था कि इसमें सियर पाथवे की सीक्वेंस, एक अटेंडेंट ऑफ मिस्ट्रीज बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक शामिल थी। इस पल डार्क डेमोनिक वुल्फ कोटार ने क्रिटिकल मोमेंट पर रिने टिनेकर के रेत पोजीशन को चकमा देने के लिए कर्टेन की कुछ पावर्स उधार ली थी और किसी अज्ञात तरीके से प्रभावी रूप से कंट्रोल की अगली सीरीज से बच गया था। कर्टेन का उपयोग करने के बाद उसे दूर रख दिया गया, जिससे डार्क डेमोनिक वुल्फ अपने काले छोटे फर के साथ उस जगह पर दिखाई दिया जो मूल रूप से खाली थी। रिने टिनेकर असफलता से हैरान नहीं थी। इस अवसर का लाभ उठाते हुए उसके हाथ में मौजूद सुनहरे बालों वाले, लाल आंखों वाले सिर ने एक रेक्टेंगुलर डायमंड जैसा चाम थूक दिया। बाकी 3 सिरों ने एक शब्द कहने के लिए प्राचीन हर्मेस, जोटुन और एल्विश का इस्तेमाल किया। यस्टरडे। रेक्टेंगुलर डायमंड जैसा चाम तुरंत पारदर्शी लपटों में घिर गया और वॉइड के साथ मिल गया। रिने टिनेकर का शरीर सूज गया क्योंकि 4 सुनहरे बालों वाले, लाल आंखों वाले सिर ऊपर उड़ गए और उसकी खाली गर्दन पर एक के ऊपर एक ढेर हो गए। पलक झपकते ही मिस मैसेंजर एक विशाल डॉल में बदल गई जो लगभग डार्क डेमोनिक वुल्फ के कैसल को तोड़ सकती थी। उसने अनगिनत मिस्टीरियस सिंबल्स और सिनिस्टर वाइन के साथ एक काली गोथिक ड्रेस पहनी थी। उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं और वो एक ऐसी आभा छोड़ रही थी जो किसी इंसान के पास नहीं होनी चाहिए। डार्क डेमोनिक वुल्फ कोटार ने रिने टिनेकर को अपने पास से ताकत उधार लेने से रोकने की कोशिश नहीं की और न ही उसने तुरंत अपना पूरा मिथिकल क्रिएचर फॉर्म दिखाया। जमीन पर 8 पैरों के साथ उसने अपनी गर्दन उठाई और एक दहाड़ छोड़ी। ये दहाड़ एक हायर लेवल की लग रही थी, जिसमें जोटुन के समान शब्द थे। इसने कर्टेन को ऊपर तैराया और तुरंत फैला दिया, जिससे एंशिएंट कैसल ऊपर से नीचे तक ढक गया। कर्टेन जल्दी से पारदर्शी हो गया और इमारत के साथ मिल गया। ऐसा लग रहा था कि ये कभी दिखाई ही नहीं दिया था या इसका उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। हालांकि क्लाइन के स्पिरिचुअल इंट्यूशन ने उसे बताया कि ये जगह पहले से ही बाहरी दुनिया से अलग हो चुकी थी। अगर वह जाना चाहता था तो उसे पहले अदृश्य बाधा को तोड़ना होगा। दूसरे शब्दों में उस कर्टेन ने डार्क डेमोनिक वुल्फ के कैसल को एक इंडिपेंडेंट किंगडम बना दिया था। यह एक डिवाइन किंगडम का एम्ब्रियोनिक फॉर्म था। क्लाइन, जो अभी अभी असफल हुआ था और अपनी मदद के लिए एंजल्स को बुलाना जारी रखने की योजना बना रहा था, उसे एक इंस्पिरेशन मिली। उसने तुरंत अपना मन बदल लिया, शून्य में हाथ डाला और एक और खुद को बाहर खींच लिया। ये गैरमन स्पैरो था, जो स्टाफ ऑफ द स्टार्स का हिस्टोरिकल प्रोजेक्शन पकड़े हुए था। उसके ठीक बाद क्लाइन ने उसे अपने मैरियोनेट में बदलने और कुछ वर्म्स ऑफ स्पिरिट को ट्रांसफर करने के लिए अपने हिस्टोरिकल प्रोजेक्शन को कंट्रोल किया। जब वो इन मामलों में व्यस्त था, रिने टिनेकर पहले ही अपनी पीक कंडीशन में रिकवर हो चुकी थी। उसकी चमकदार लाल आंखों ने 8 पैरों वाले डेमोनिक वुल्फ को रिफ्लेक्ट किया। एक हल्की चमक के साथ डार्क डेमोनिक वुल्फ एक सफेद बकरी में बदल गया। हालांकि अंधेरे हॉल के बाहर झाड़ू पकड़े एक विशालकाय ने अचानक कांपना शुरू कर दिया और माथे पर ग्रे बालों के गुच्छे वाले डेमोनिक वुल्फ में बदल गया। जिस पल उस पर अभिशाप डाला गया था, एक मिरेकल इन्वोकर, उसने अपने मैरियोनेट के साथ स्थानों की अदला बदली कर ली थी। उसने एक बार फिर अपना मुंह खोला और एक दहाड़ छोड़ी। इस दहाड़ में भी ऐसे शब्द थे जो ज्यादातर जोटुन के स्रोत से मिलते जुलते थे, एक सुंदर विश का वर्णन करते हुए। मेरी विश है कि यहाँ की सारी गॉडहुड खत्म हो जाए। अगले ही सेकंड में गॉड ऑफ विशेस के रूप में डार्क डेमोनिक वुल्फ ने अपनी विश पूरी कर दी। क्लाइन ने तुरंत महसूस किया कि उसकी गॉडहुड दबा दी गई है। स्कॉलर ऑफ योर और बिजारो सॉर्सरर से उत्पन्न होने वाली बियॉन्डर पावर्स का अब उपयोग नहीं किया जा सकता था। सौभाग्य से हिस्टोरिकल प्रोजेक्शन स्पिरिचुअलिटी के साथ बनाए रखा गया था। जब तक समनिंग सफल थी, इसे डार्क डेमोनिक वुल्फ की विश द्वारा दूर नहीं किया जाएगा। इसी तरह, चूंकि क्लाइन ने पहले ही अपने हिस्टोरिकल प्रोजेक्शन को एक मैरियोनेट में बदल दिया था और कई वर्म्स ऑफ स्पिरिट को ट्रांसफर कर दिया था, वो अभी भी अपने प्रोजेक्शन के साथ लोकेशन बदल सकता था। उसके अलावा रिने टिनेकर और डार्क डेमोनिक वुल्फ भी उस विश से प्रभावित थे जो पूरी हो चुकी थी। सीक्वेंस 5 से ऊपर की उनकी बियॉन्डर पावर्स हवा में गायब हो गई थीं, जिससे उनका उपयोग करना मुश्किल हो गया था। बेशक, चाहे वो डेमोनिक वुल्फ मैरियोनेट हो जो बकरी बन गया था या विशाल गुड़िया जैसी रिने टिनेकर, उनके रूप में कोई बदलाव नहीं आया था। जो मौजूद था वो रीजनेबल था, इसलिए इसे पावर ऑफ विशेस द्वारा समाप्त नहीं किया जा सकता था। यह विश करने के बाद डार्क डेमोनिक वुल्फ ने अपनी पीठ को झुकाया और अपने शरीर को थोड़ा मोड़ा। ऐसा लग रहा था कि वो क्लाइन और रिने टिनेकर के साथ लड़ाई में शामिल होने वाला था। उस समय उसका पहाड़ जैसा शरीर महल जैसी गुड़िया के आकार का था। उसने क्लाइन को ठंडेपन से नीचे देखा, जो उसे अपने पंजे के एक ही वार से कुचलने में सक्षम था। इसके अलावा कैसल में कई मैरियोनेट्स दौड़ते हुए आए। उनमें जायंट्स, एल्व्स, वैम्पायर्स, इंसान और डिफॉर्म मॉन्स्टर्स शामिल थे।
उनमें से केवल कुछ ही सीक्वेंस 5 पर थे, लेकिन अब उनके शरीर में कोटार के वर्म्स ऑफ स्पिरिट थे। दूसरे शब्दों में, इस विशेष वातावरण में वे सभी सीक्वेंस 5 पर थे। गॉडहुड के गायब होने के बाद इस इंडिपेंडेंट किंगडम में डार्क डेमोनिक वुल्फ कोटार का लाभ स्पष्ट हो गया। 100 से अधिक सीक्वेंस 5 दो सीक्वेंस 5 को घेर रहे थे। इसके अलावा डार्क डेमोनिक वुल्फ खुद एक म्यूटेंट था। भले ही वो कोई गॉडहुड प्रकट नहीं कर सकता था, उसका विशाल आकार और भयानक ताकत ने उसे युद्ध में माहिर बना दिया। वो मैरियोनेटिस्ट क्लाइन जैसे कमजोर इंसान के समान स्तर पर नहीं था। इस समय रिने टिनेकर का शरीर, जो सिनिस्टर वाइन से लिपटी एक काली गोथिक ड्रेस पहने हुई थी, अचानक निराकार हो गया। सबसे पहले वो फर्श से छत तक की खिड़की पर रिफ्लेक्ट हुई, फिर वो डार्क डेमोनिक वुल्फ की गहरी काली पुतलियों में कूद गई। उसने एक बार फिर रेत के पोजीशन का प्रयास किया था। हालांकि डार्क डेमोनिक वुल्फ कोटार ने समय रहते एक और मैरियोनेट के साथ स्थानों की अदला बदली कर ली, जिससे रिने टिनेकर को उसके शरीर पर सफलतापूर्वक कब्जा करने से रोका जा सका। रिने टिनेकर निराश नहीं हुई, क्योंकि वो असली डार्क डेमोनिक वुल्फ की खोज में विभिन्न मैरियोनेट्स के माध्यम से कूदने के लिए कांच की खिड़कियों, झूमरों और आंखों जैसे माध्यमों का उपयोग करती रही। जहां तक डार्क डेमोनिक वुल्फ की बात थी, वो अपने कई मैरियोनेट्स पर निर्भर था और उसके पास वर्म्स ऑफ स्पिरिट की प्रचुर संख्या का लाभ था। एंशिएंट बेन द्वारा जबरन कब्जा किए जाने से बचने के लिए वो बिना किसी रोक टोक के विभिन्न मैरियोनेट्स के बीच अदला बदली करता रहा। दो एंजल्स के मूक संघर्ष के बीच डार्क डेमोनिक वुल्फ के मैरियोनेट्स की बड़ी संख्या ने दोनों क्लाइन को घेर लिया था। वैम्पायर की एबिस शैकल्स, जायंट की हरिकेन ऑफ लाइट, एल्फ की विंड बाइंडिंग और इंसान की साइकिक पियर्सिंग और होली लाइट समनिंग जैसी बियॉन्डर पावर्स ने उनके टारगेट्स को भर दिया। उन्होंने बेहतरीन तालमेल के साथ क्लाइन को कंट्रोल किया, कमजोर किया, हमला किया और प्यूरिफाई किया। क्लाइन हमलों से डूबने से पहले हमलों का केवल एक हिस्सा चकमा देने में सक्षम था। जैसे ही रोशनी फटी, प्लाज्मा विस्फोट हुआ। क्लाइन का स्टाफ ऑफ द स्टार्स पकड़े हुए फिगर ने जल्दी से खुद को साइड में आउटलाइन किया। उस क्रिटिकल मोमेंट पर उसने समय रहते अपने मैरियोनेट के साथ स्थानों का आदान प्रदान कर लिया था। उसने अपनी ट्रैवलिंग पावर्स की कल्पना की और टेलीपोर्टेशन को पूरा करने के लिए स्टाफ ऑफ द स्टार्स का उपयोग किया। इस विशेष सिनेरियो में यह अनिवार्य रूप से रिकॉर्डेड पावर्स की रिहाई थी। हमलों के इस दौर को चकमा देने के बाद क्लाइन ने पाया कि एक मैरियोनेट सांस लेने से पहले ही उसके स्पिरिट बॉडी थ्रेड्स को कंट्रोल कर रहा था। उसी समय एक मानव मैरियोनेट ने डार्क डेमोनिक वुल्फ के प्रभाव में अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और मिरेकल इन्वोकर के असली शरीर पर निशाना साधा। अगले सेकंड में डार्क डेमोनिक वुल्फ और एक अन्य मैरियोनेट ने स्थिति बदल ली। जहां तक मैरियोनेट की बात है, उस पर रिने टिनेकर का कब्जा था। इस तरह मानव मैरियोनेट का दाहिना हाथ रिने टिनेकर पर लक्षित था। मैरियोनेट की हथेली कसकर भींच गई क्योंकि उसकी कलाई आधा चक्कर घूमी, टारगेट के बाद के विचारों को चुरा लिया। उसके ठीक बाद वो कूदा और एक सहयोगी पर झपटा। रिने टिनेकर पल भर के लिए जमीन पर जड़वत हो गई। जब डार्क डेमोनिक वुल्फ ने यह देखा, तो उसने तुरंत कई मैरियोनेट्स को अपनी बाहें फैलाने और उन्हें घेरने के लिए क्लींजिंग फ्लेम्स के शुद्ध खंभों को बुलाने के लिए कहा। पवित्र प्रकाश में रेत रिने टिनेकर का शरीर पहले पिघलने लगा। उसके बाद मिरर जंप का उपयोग करते हुए वो बाद के प्यूरिफिकेशन से बचने के लिए महल के ऊपर स्थित एक कांच की खिड़की पर चली गई। बस कुछ ही सेकंड में वो और क्लाइन अनिवार्य रूप से एक खतरनाक स्थिति में पड़ गए। प्रतिबंधित वातावरण, उसका घरेलू मैदान होने के नाते और गॉड ऑफ विशेस के रूप में उसकी विशेषता ने डार्क डेमोनिक वुल्फ कोटार के लाभ को चरम सीमा तक बढ़ा दिया था। यदि यह कोई अन्य स्कॉलर ऑफ योर होता, तो उसे केवल एक ही समस्या पर विचार करने की आवश्यकता होती, भागने के लिए रिने टिनेकर पर कैसे भरोसा किया जाए। लेकिन क्लाइन के पास अपना ट्रम्प कार्ड था। जैसे ही उसने अपने स्पिरिट बॉडी थ्रेड्स को पीछे खींचा, वो सेफिरा कैसल की पावर्स को हिलाने में संकोच नहीं किया। उसकी ये विशेषता डार्क डेमोनिक वुल्फ की विश द्वारा नहीं दबाई गई थी। ये कुछ ऐसा था जिसे फॉरसेकन लैंड ऑफ द गॉड्स भी स्क्रीन नहीं कर सकता था। हवा में ग्रे सफेद कोहरा दिखाई दिया। स्पिरिट वर्ल्ड के ऊपर एंशिएंट पैलेस धुंधला दिखाई दिया। इसकी उपस्थिति अपने साथ हल्के झटके लाई। कनेक्शन के बाद एक निश्चित शक्ति आई और डेमोनिक वुल्फ के कैसल को हिला दिया, जिसे पारदर्शी ब्लैक वेलवेट कर्टन अपनी जगह से थोड़ा हट गया, जिससे इंडिपेंडेंट किंगडम को वास्तविकता के साथ इंटरसेक्ट करने की अनुमति मिली। इस अवसर का लाभ उठाते हुए क्लाइन ने अपना मुंह खोला और जोटुन में एक नाम चिल्लाया, लियोडेरो। बूम, बूम, बूम। हजारों मोटी चांदी की बिजली की बोल्ट्स आकाश से नीचे उतरी, डार्क डेमोनिक वुल्फ कोटार के कैसल को मारते हुए। क्षेत्र एक बिजली के जंगल में बदल गया, जिसने एक मजबूत विनाशकारी आभा उत्सर्जित की। चैप्टर 1245। बूम। ट्रांसलूसेंट ब्लैक वेलवेट कर्टन लाइटनिंग स्टॉर्म की क्लींजिंग को उस पल बर्दाश्त नहीं कर सका जब मार्श सॉलिडिफाई हुआ। वो एक गेंद की तरह मुड़ गया और वापस कैसल में गिर गया।
अब रिस्ट्रिक्टेड नहीं होने के कारण हजारों मोटी लाइटनिंग बोल्ट्स एंशियंट कैसल पर बरस पड़ी। एक टॉवर ढह गया और हॉल मलबे में बदल गया। एक के बाद एक मैरियोनेट इस तरह की लाइटनिंग स्ट्राइक के नीचे इफेमरल इल्यूजन्स में फट गए। वे तुरंत जलकर काले हो गए और राख में बदल गए। जब पूरी माउंटेन रेंज को रोशन करने वाली सिल्वर लाइट कम हुई तो डार्क डेमोनिक वुल्फ कुटार का कैसल खंडहर में बदल चुका था। कई जगह लाल लपटों के साथ जल रही थीं। क्लाइन तुरंत एक गहरे गड्ढे के नीचे से बाहर निकला और देखा कि डेमोनिक वुल्फ, जो डार्क और छोटे फर से ढका हुआ था, ने भी वैसा ही किया था। अपने मैरियोनेट्स के बीच 3 ड्रूइड्स पर भरोसा करते हुए वो लाइटनिंग बॉम्बार्डमेंट से बचने के लिए सफलतापूर्वक अंडरग्राउंड छिप गया था। और उसी पल कर्टेन द्वारा बनाया गया इंडिपेंडेंट किंगडम पूरी तरह से बिखर गया था। हालांकि डार्क डेमोनिक वुल्फ की विश पूरी तरह से एक्सपायर नहीं हुई थी। गॉडहुड की वापसी में अभी भी कुछ समय बाकी था। बिना किसी हिचकिचाहट के दोनों पक्ष एक और इंटेंस बैटल में भिड़ गए। कोटार ने सिकुड़े हुए कर्टन को ऊपर उड़ने दिया और खुद को ड्रैप कर लिया ताकि रात के पोजीशन को रोका जा सके। आखिरकार उसके केवल 3 मैरियोनेट्स बचे थे। बेशक इस तरह वो अब अपने मैरियोनेट्स के साथ लोकेशन स्वैप नहीं कर सकता था। उसी समय रिने टिनेकर ने क्लाइन की पॉकेट में सोने का सिक्का छोड़ दिया और 8 पैरों वाले डेमोनिक वुल्फ की ओर तैरने लगी। उसने पोजीशन का विचार छोड़ दिया क्योंकि उसकी बाहें अचानक सूज गईं। उसके हाथ के पीछे ग्रे बालों के कुछ स्ट्रैंड्स उग आए और उसके नाखून लंबे, तेज और सख्त हो गए। वेयरवुल्फ ट्रांसफॉर्मेशन। ये डॉल जैसी बेनफुल एंटिटी एक विशाल वेयरवुल्फ बन गई। वो तेज गति से चलती रही, अपने तेज पंजों को लहराते हुए जैसे ही वो पहाड़ जैसे डार्क डेमोनिक वुल्फ के साथ इंटेंस बैटल में शामिल हुई। टकराव की आवाजों के बीच क्लाइन पर कोटार के 3 बचे हुए मैरियोनेट्स ने हमला किया। उनमें से एक ने अपना सिर उठाया और दहाड़ा, जिससे भूरे छोटे बाल उसके कपड़ों को फाड़कर बाहर निकल आए। एक पल में वो एक भयानक विशाल भालू में बदल गया, जो एक इंसान की ऊंचाई से 2 गुना था। एक नीचे झुक गया, अपनी हथेलियों को जमीन पर दबाया, जबकि दूसरे ने अपना दाहिना हाथ उठाया और अपने बाल खींचे। उस पल क्लाइन के कपड़ों से एक क्रिम्सन फ्लेम निकली जिसने उसे तुरंत निगल लिया। उसकी फिगर साइड में आग के समुद्र में दिखाई दी। फिर वो बाहर कूदा, अपना स्टाफ उठाया और सीधे विशाल भूरे भालू की ओर दौड़ा। और जिस जगह पर वो मूल रूप से खड़ा था, गहरे हरे रंग की म्यूटेटेड बेलें जमीन को भेद कर निकलीं और बेतहाशा बढ़ीं, बीच में बची हुई लपटों को हिलाते हुए। टैप टैप टैप। जैसे ही उसका काला ट्रेंच कोट उसकी पीठ पर लहराया, क्लाइन पीछे नहीं हटा। वो विशाल भूरे भालू से टकराने वाला था। अचानक उसने अपना बायां पैर मारा और अपनी कमर मोड़ी। वो जोर से ऊपर कूदा और तिरछे रूप से भूरे भालू के पास से उड़ गया। थर्ड। जैसे ही दोनों ने एक दूसरे को पार किया, क्लाइन ने अपना काला स्टाफ नीचे घुमाया और बेरहमी से भूरे भालू के कंधे पर मारा। आमतौर पर इस तरह का हमला भूरे भालू की मोटी खाल को चोट नहीं पहुंचा पाता। हालांकि स्टाफ ऑफ द स्टार्स के साथ फिजिकल अटैक से रैंडम अबनॉर्मल बदलाव या अजीब इफेक्ट्स होते थे। बेशक गॉड ऑफ विशेस के दमन के तहत ये बदलाव और इफेक्ट्स एक सीक्वेंस 4 बियॉन्ड द पावर से अधिक नहीं होंगे। थर्ड। जैसे ही स्टाफ की मार की आवाज गूंजी, विशाल भूरे भालू का कंधा तिरछे रूप से फट गया। उसके धड़ का निचला हिस्सा 10 मीटर से अधिक दूर टेलीपोर्ट हो गया, जबकि बचा हुआ हिस्सा अपनी जगह पर रहा। भूरे भालू के इंटरनल ऑर्गन्स और खून जमीन पर बह निकले, जो काफी चौंकाने वाला दृश्य था। हालांकि भूरा भालू अभी तक नहीं मरा था। उसके 2 आधे हिस्से तड़प रहे थे, क्योंकि वो अपने सेंटर ऑफ मास को स्थिर करने के लिए संघर्ष कर रहा था और हमला करना जारी रखा। एक मैरियोनेट के रूप में वो बहुत पहले मर चुका था। ऐसा डैमेज कुछ भी नहीं था। इस पल क्लाइन पहले ही भूरे भालू के पीछे कूद चुका था। उसके पैर जमीन पर टिक गए। स्कारलेट लपटों की एक और लहर उठी, जिसने उसकी फिगर को डुबो दिया। एक लौ जो बुझने ही वाली थी, ऊपर उठी जैसे ही क्लाइन बाहर कूदा और उस मैरियोनेट के करीब पहुंचा जिसके दोनों हाथ जमीन पर थे। अपनी सिल्क टॉप हैट के साथ वो बिना अपना सिर घुमाए मैरियोनेट के पास से दौड़ा और स्टाफ को साइड में घुमाया। थर्ड। मैरियोनेट का शरीर सुनहरी लपटों में फट गया और उसकी फिगर तुरंत गायब हो गई। जैसे ही मैरियोनेट नीचे कूदा, आसमान में एक लौ उठी। हालांकि सुनहरी लपटें नहीं बुझीं और उसे जल्दी से जलाकर राख कर दिया। बिना देखे ही क्लाइन पहले ही उस मैरियोनेट के सामने दौड़ गया था जो अपने बाल खींच रहा था। मैरियोनेट ने तुरंत अपने हाथ में मौजूद बाल फेंक दिए। बालों के ये स्ट्रैंड्स जलने लगे और काली गैसें छोड़ने लगे, जिससे क्लाइन के स्पिरिचुअलिटी सेंसेज में अलार्म बजने लगे। जहर। एक अनजान जहर। एक चरमराहट के साथ उसने जबरदस्ती एक क्लाउन के रूप में अपनी एबिलिटी का उपयोग करना बंद कर दिया। अपने शरीर की इनर्टिया का उपयोग करते हुए उसने अपना काला स्टाफ आगे बढ़ाया।
उसके दिमाग में सभी प्रकार के विचार तेजी से रिफॉर्म हुए, जल्दी से एक दृश्य बनाते हुए। इस ऑपरेशन से पहले क्लाइन ने उसे हिप्नोटाइज करने के लिए मिस जस्टिस की मदद का अनुरोध किया था। इसने उसके दिमाग को दृश्य बनाने में असमर्थ बना दिया जब वो सबकॉन्शियसली किसी के बारे में सोचता था। उसके दिमाग में केवल एक ही विचार गूंजता था और उसे दृश्य का निर्माण करने के लिए इसे कंट्रोल करने की पहल करनी पड़ती थी। इसने उसे नेगेटिव इफेक्ट से प्रभावित हुए बिना लंबे समय तक स्टाफ ऑफ द स्टार्स का उपयोग करने की अनुमति दी। जहां तक इस तरह से सोचने की खामियों का सवाल था, क्लाइन को लगा कि प्रीडिटरमिन्ड कंडीशंस के तहत यह अभी भी स्वीकार्य था। बिना किसी आवाज के स्टाफ ऑफ द स्टार्स में जड़े रत्न जल उठे। एक शुद्ध सफेद और पवित्र प्रकाश का खंभा आसमान से नीचे उतरा, काली गैस और संबंधित मैरियोनेट को अपनी चपेट में ले लिया। सूरज की जलन के नीचे जहर जल्दी पिघल गया। मैरियोनेट के साथ भी ऐसा ही हुआ। अपनी आंखों में बची हुई चमक के साथ क्लाइन ने सहज रूप से पीछे मुड़कर अपना स्टाफ उस भूरे भालू पर तान दिया जो 2 टुकड़ों में बटा हुआ था। सिल्वर लाइटनिंग अनायास ही चमक उठी। इससे पहले कि अलग हुए भूरे भालू का शरीर आखिरकार ढह गया, फिर से उठने में असमर्थ। बस कुछ ही सेकंड में क्लाइन ने डार्क डेमोनिक वुल्फ के बचे हुए मैरियोनेट्स को खत्म कर दिया था। सेफिरा कैसल की एनोमली के बाद, चाहे वो हो या गॉड ऑफ फिशेस, समय असामान्य रूप से कीमती हो गया था। कोई भी समय के लिए रुकने को तैयार नहीं था, क्योंकि ज्यादा देर नहीं लगेगी इससे पहले कि फॉरसेकन लैंड ऑफ द गॉड्स में ट्रू क्रिएटर और एंजल ऑफ टाइम अमोन जैसे हाई लेवल एग्जिस्टेंस नीचे आ जाएं। ये देखकर डार्क डेमोनिक वुल्फ कुटार जोर से कांप गया और उसने ट्रांसलूसेंट वेलवेट कर्टन बाहर फेंक दिया। कर्टेन पहले हवा में गायब हो गया और फिर अचानक क्लाइन के पीछे दिखाई दिया। जैसे ही उसकी स्पिरिचुअलिटी चेतावनी देने वाली थी, इसने उसे ढक लिया और अपने अंदर लपेट लिया। क्लाइन की दृष्टि तुरंत अंधेरी हो गई, क्योंकि उसने महसूस किया कि उसके विचार सुस्त हो गए हैं। उसके स्पिरिट बॉडी थ्रेड्स एक एक करके कर्टेन पर इनोक्यूलेट किए जा रहे थे। उसने फ्लेमिंग जंप का उपयोग करने, अपनी हड्डियों को नरम करने और स्टाफ ऑफ द स्टार्स का उपयोग करने का प्रयास किया, लेकिन वो ऐसी अबनॉर्मल स्थिति में सफल नहीं हो सका। काला वेलवेट कर्टेन और भी सख्त होता गया, उसकी आंखों, नाक और मुंह के निशान प्रकट करते हुए मानो वो एक बिल्कुल नए व्यक्ति को निचोड़ रहा हो। रिनेट टिनेकर तुरंत कूदी और ट्रांसलूसेंट कर्टेन पर दिखाई दी, इसे क्लाइन के शरीर से हटा दिया और कहीं और टेलीपोर्ट कर दिया। डार्क डेमोनिक वुल्फ ने अवसर का लाभ उठाया और अपनी गर्दन उठाई, एक दहाड़ छोड़ते हुए। कर्टेन खड़ा हो गया, मानो वो किसी अदृश्य व्यक्ति के शरीर पर लिपटा हुआ लबादा बन गया हो। एक भयानक सक्शन फोर्स पैदा हुई, जिससे रिनेट टिनेकर और क्लाइन के स्पिरिट बॉडी थ्रेड्स अनियंत्रित रूप से तैरने लगे। यदि उनके पास संबंधित बियॉन्ड पावर्स नहीं होती, तो उनके स्पिरिट बॉडी थ्रेड्स केवल 3 से 4 सेकंड में लबादे में मिल जाते, जबकि वे इसके मैरियोनेट बन जाते। सौभाग्य से क्लाइन खुद एक मैरियोनेटिस्ट था। उसने तुरंत अपना ध्यान केंद्रित किया और अपने और मिस मैसेंजर के स्पिरिट बॉडी थ्रेड्स को कंट्रोल किया। उसने जरतुल से सीखे गए तरीके का पालन किया, उन्हें अपने चारों ओर चक्कर लगाने और अपनी मूल स्थिति में लौटने की अनुमति दी, लूप बनाते हुए। रॉर। डार्क डेमोनिक वुल्फ ने एक गैस बॉल थूकी, इसे एक कैनन बॉल की तरह क्लाइन की ओर उड़ते हुए भेजा। चूंकि वो अपने और मिस मैसेंजर के स्पिरिट बॉडी थ्रेड्स को कंट्रोल करने पर केंद्रित था, क्लाइन मुश्किल से झुक पाया। जैसे ही उसे चोट लगने वाली थी, रिनेट टिनेकर तैर कर आई और उसके सामने खड़ी हो गई। बूम! रिनेट टिनेकर के सुनहरे बाल बिखर गए, क्योंकि उसके शरीर के चारों ओर लिपटी हुई दुष्ट बेलें टूट गईं। डार्क डेमोनिक वुल्फ के फॉलो अप एक्शन एक स्मूथ निरंतर श्रृंखला थे। उस पल का फायदा उठाते हुए, जब कर्टेन अपने टारगेट के स्पिरिट बॉडी थ्रेड्स को बेतहाशा खींच रहा था, उसने क्लाइन पर बार बार हमले किए, रिनेट टिनेकर को उन्हें रोकने के लिए मजबूर किया। इसने सख्त एंशिएंट बेन को उसके पंजों, हवा के बुलबुलों और ज्वलंत हमलों के तहत कांपने पर मजबूर कर दिया। अधिक से अधिक घाव दिखाई दिए, जिससे ऐसा लग रहा था कि वो अब और नहीं टिक सकती। इस क्रिटिकल मोमेंट पर, जैसे ही क्लाइन ने कर्टेन के आकर्षण का विरोध करने के लिए स्पिरिट बॉडी थ्रेड्स को कंट्रोल किया, उसने अपनी जेब में हाथ डाला और एक और लोहे का सिगार केस निकाला। सील हटाई गई और बॉक्स खोला गया। अंदर एक सोने का सिक्का भी चुपचाप पड़ा था। सोने के सिक्के की सतह पर एक रैथ भी था। ये एक धुंधली फीमेल रैथ थी, एक सच्ची अनडाइंग क्रिएचर और म्यूटेंट पाथवे से रैथ नहीं। ये सबसे मजबूत ट्रम्प कार्ड था जो क्लाइन ने तैयार किया था। पहले, क्योंकि वो आइसोलेटेड किंगडम के अंदर था, जो बाहरी दुनिया से जुड़ा नहीं था, उसे डर था कि वो वांछित प्रभाव प्राप्त करने में सक्षम नहीं होगा। केवल जब कर्टेन ने उसे और मिस मैसेंजर को टारगेट किया, तो उसने महसूस किया कि अवसर आ गया है। जैसे ही बॉक्स खोला गया, रैथ अचानक कांच के एक टुकड़े की सतह पर कूद गई। उस पर लगभग इल्यूसरी काली नलियां थीं, जो अनंत तक फैली हुई थीं, अज्ञात से जुड़ती हुई। ये आर्टिफिशियल डेथ का प्रतीक था, और आर्टिफिशियल डेथ एवरनाइट गॉडेस के बराबर थी।
उसका ये ट्रम्प कार्ड उस समय का रीएनेक्टमेंट था जब एवरनाइट गॉडेस ने सेफरा कैसल को छीनने के अमोन के प्रयास को विफल करने के लिए गॉड ऑफ ग्लोरी ब्लेडेल की लाश का उपयोग किया था। इसके लिए उसने जानबूझकर फॉरसेकन लैंड ऑफ द गॉड्स में एक रैथ जैसे मॉन्स्टर को ढूंढा और उसे कैद कर लिया। इसे हिस्ट्री के फॉग से बुलाए गए आर्टिफिशियल डेथ प्रोजेक्ट के सफेद पंखों के साथ रखा। बैकलैंड की अपनी विशिष्ट यात्राओं के दौरान अपने बार बार के प्रयोगों और प्रार्थनाओं के माध्यम से इस रैथ ने आखिरकार आर्टिफिशियल डेथ के साथ एक निश्चित संबंध स्थापित कर लिया था, जिससे एवरनाइट गॉडेस को प्रभाव के एक निम्न स्तर को डालने के लिए इस अवसर का उपयोग करने की अनुमति मिली। चैप्टर 1246 फॉलोइंग हिज ट्रू फीलिंग्स कावर्डिस। डार्क डेमोनिक वुल्फ जो रिनेट टिनेकर पर हमला कर रहा था, उसे कुछ महसूस हुआ। उसने धीमा किया और उस रैथ को देखा जो अभी दिखाई दी थी। उसकी पुतलियां जो पहले से ही उसकी आंखों का 2/3 हिस्सा घेर चुकी थीं, अचानक फैल गईं, मानो उसने किसी परिचित लेकिन खतरनाक आभा को सूंघ लिया हो। पलक झपकते ही रैथ ने अपनी बाहें उठाईं। आसपास के क्षेत्र में पावर ऑफ विशेस तेजी से कम हो गई। गॉडहुड वापस आने लगा। सीक्वेंस 4 के स्तर तक पहुंच गया। डार्क डेमोनिक वुल्फ के पैरों के नीचे की मिट्टी से हल्के सफेद और इल्यूसरी हाथ निकले। वे जंगल की तरह घने थे। कोटार के 8 पैरों को पकड़ लिया, जिससे इस मिरेकल इन्वोकर को ऐसा महसूस हुआ जैसे वो ठंडे और मृत सन्नाटे में गिर गया हो। वो अस्थायी रूप से मुक्त होने में असमर्थ था। इस अवसर का उपयोग करते हुए रिनेट टिनेकर, जो अपने कंट्रोल किए गए स्पिरिट बॉडी थ्रेड्स के कारण सुस्त हो गई थी, इल्यूसरी हो गई और गायब हो गई। डार्क डेमोनिक वुल्फ की गहरी काली पुतलियों में सुनहरे बालों वाली मिस मैसेंजर, जो लताओं से लिपटी एक डार्क और कॉम्प्लिकेटेड लॉन्ग ड्रेस पहने हुई थी, अचानक अस्तित्व में आई और पोजीशन की प्रक्रिया पूरी की। गॉड ऑफ विशेस की हरकतें तुरंत सख्त हो गईं, मानो वो एक जीवित प्राणी से मैरियोनेट में बदल गया हो। उसने रिनेट टिनेकर के स्पिरिट बॉडी थ्रेड्स को प्रभावित करने का प्रयास किया ताकि रैथ के पोजीशन का विरोध किया जा सके। हालांकि समय समय पर उसे फीमेल रैथ द्वारा बनाए गए हल्के सफेद हाथों द्वारा बाधित किया जाता था। सफलता उससे दूर रही। क्लाइन ने उनके स्पिरिट बॉडी थ्रेड्स की लूपिंग बनाए रखी और धीरे धीरे स्टाफ ऑफ द स्टार्स उठाया। इसे उस काले वेलवेट कर्टेन पर निशाना बनाया जो एक लबादे में बदल गया था। फिर उसने अपने दिमाग में एक दृश्य बनाया। आसपास का अंधेरा अचानक बहने लगा, मानो उसमें कोई अकल्पनीय रहस्य छिपा हो। धीरे धीरे ऐसे वातावरण में इल्यूसरी मोमबत्तियां जल उठीं, एक लंबी मेज को रोशन करती हुई जिस पर मांस और खून बिछा हुआ था। लंबी मेज के दोनों ओर 3 बेहद धुंधली आकृतियां मांस और खून पकड़े हुए थीं, उन्हें भूख से खा रही थीं। अगले ही सेकंड में तीनों आकृतियों ने एक साथ अपने सिर घुमाए और ट्रांसलूसेंट काले वेलवेट कर्टेन को देखा। कर्टेन द्वारा उत्सर्जित पागल सक्शन फोर्स अचानक रुक गई, क्योंकि ये अपनी मूल जगह पर मंडराता रहा। ऐसा लग रहा था जैसे ये क्षण भर के लिए भूल गया हो कि ये कौन था, ये किसकी तरफ था और इसे क्या करना चाहिए। फीस्ट ऑफ बिट्रेयल। फेरी टेल मैजिक का फीस्ट ऑफ बिट्रेयल। फेरी टेल मैजिक जो क्लाइन ने अभी इस्तेमाल किया था, वो फीस्ट ऑफ बिट्रेयल था जो द हर्मिट कैटलिया से उत्पन्न हुआ था। इसका प्रभाव टारगेट के हाथों में वस्तुओं को अस्थायी रूप से जगाना या उन्हें बुद्धिमत्ता देना था, जिससे वे विश्वासघात कर सकें। यह एक सीक्वेंस 4 बियॉन्डर पावर थी, इसलिए इसे पावर ऑफ विशेस के प्रतिबंधों के तहत इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। उसी समय स्टाफ ऑफ द स्टार्स का एम्युलेटेड स्पेल मूल स्पेल की तुलना में कमजोर था। साथ ही तथ्य यह था कि इसमें डार्क डेमोनिक वुल्फ के प्रति कोई बुरा इरादा नहीं था। यह केवल खोया हुआ दिखाई दिया और अपने मास्टर पर उत्साहपूर्वक हमला नहीं किया। और जिस क्षण क्लाइन ने खुद को कर्टेन के प्रभाव से मुक्त किया, उसने तुरंत अपनी उंगलियां चटकाईं, जिससे स्कारलेट लपटें उसे डुबो दें। एक पल में वो डार्क डेमोनिक वुल्फ के बगल में एक लॉ में दिखाई दिया, एक हाफ टॉप हैट और लंबा काला ट्रेंच कोट पहने हुए। स्कारलेट लॉ ऊपर उठी, एक धधकती लॉ में बदल गई, जिससे वो आसानी से बाहर कूद सका। उसने अपनी पीठ थोड़ी झुकाई और स्टाफ ऑफ द स्टार्स उठाया और विशाल डेमोनिक वुल्फ की ओर दौड़ा। टैप टैप टैप। क्लाइन और तेज दौड़ा, मानो हवा के तेज झोंके में बदल रहा हो। उसका स्वागत डार्क डेमोनिक वुल्फ ने किया, जो मुश्किल से अपने आगे के 2 पंजे उठाने में कामयाब रहा जो प्रतिबंधों से मुक्त हो गए थे। पा पा। क्लाइन ने अपने काले स्टाफ को अपनी बाईं और दाईं ओर लहराया, कोटार के 2 सामने के पंजों को सटीक रूप से मारा, जिससे वे क्षण भर के लिए रुक गए। उसी समय वो नीचे झुका और डार्क डेमोनिक वुल्फ के 2 सामने के पंजों के नीचे फिसल गया। हवा में गरजते हुए क्लाइन बीच हवा में घूमा और स्टाफ ऑफ द स्टार्स के साथ ऊपर की ओर जोर लगाया। एक पूफ के साथ रत्न जड़ित काला स्टाफ अंधेरे और छोटे फर वाली त्वचा को भेद गया, डार्क डेमोनिक वुल्फ के शरीर में गहराई तक चला गया। एक हास्यास्पद घाव खुल गया। वूश। लाल रंग की झलक के साथ गहरा काला खून बाढ़ की तरह बाहर निकला। क्लाइन पर एक ऐसा पदार्थ छिड़का जिसमें मजबूत संक्षारक गुण थे जो एक मिथिकल क्रिएचर से संबंधित थे।
लेकिन उस समय क्लाइन की गति उसे डार्क डेमोनिक वुल्फ के नीचे उड़ते हुए ले आई थी। वो अपने दूसरे दौर के हमले शुरू करने की तैयारी कर रहा था। अचानक उसने एक रुक रुक कर होने वाली दहाड़ सुनी। ये रैत के पोजीशन से थी। हिलने डुलने में कठिनाई के कारण डार्क डेमोनिक वुल्फ कोटार का मतलब था लियो, डे, रो। क्लाइन की निगाहें जम गईं क्योंकि डार्क डेमोनिक वुल्फ की मजाक उड़ाने वाली मुस्कान उसके दिमाग में दिखाई दी। वो अकेला नहीं था जो बची हुई डिवाइन पावर्स को हिला सकता था। वो ऐसा कर सकता था, लेकिन डार्क डेमोनिक वुल्फ कोटार भी ऐसा कर सकता था। भले ही ये मिरेकल इन्वोकर ये नहीं जानता था कि विंड एंजल लियोडेरो पहले ही लॉर्ड ऑफ स्टॉर्म्स बन चुका है। वो स्वाभाविक रूप से जानता था कि क्लाइन के पहले के प्रदर्शन के कारण क्या करना है। कौन नहीं जानेगा कि एक साधारण नकल कैसे की जाती है। बूम, बूम, बूम। बिजली के चांदी सफेद बोल्ट पानी के पाइप से बहते पानी की तरह नीचे गिरे। वे एंशिएंट कैसल के खंडहरों पर बरस पड़े, सभी आकृतियों को पूरी तरह से डुबो दिया। क्लाइन समय पर प्रतिक्रिया नहीं कर सका। शब्द का पहला भाग सुनने के बाद उसने अपने शरीर को जबरदस्ती घुमाने के लिए क्लाउन की शक्तियों का उपयोग कर लिया था। अपने दाहिने पैर की एक थाप के साथ वो डार्क डेमोनिक वुल्फ के शरीर के नीचे लौट आया। जहां तक रिनेट टिनेकर की बात है, वो उसकी जेब में सोने के सिक्के पर कूद गई। उसके तुरंत बाद क्लाइन घुटने के बल बैठ गया और स्टाफ ऑफ द स्टार्स को जमीन में गाड़ दिया। बूम, बूम, बूम। विशाल तूफान ने अपने रास्ते में सब कुछ फाड़ दिया। जब तक भयानक बिजली का जंगल गायब हुआ, डार्क डेमोनिक वुल्फ से संबंधित एंशिएंट कैसल को अब एक खंडहर भी नहीं माना जा सकता था। इसके कोई निशान नहीं बचे थे, केवल एक जला हुआ क्रेटर बचा था। गहरे गड्ढे के भीतर पेपर फिगरिन्स उड़ गए जैसे ही वे राख में बदल गए। बिना किसी आवाज के मिट्टी का एक टुकड़ा जो इंद्रधनुष के रंग के कांच की चमक के साथ झिलमिला रहा था, नरम हो गया। क्लाइन का जला हुआ हाथ बाहर निकला। डार्क डेमोनिक वुल्फ को नुकसान का खामियाजा भुगतना पड़ा। उसने मुश्किल से बचने के लिए पेपर फिगरीन सब्स्टिट्यूट्स और अंडरग्राउंड स्लिंग का इस्तेमाल किया था। वो अपने शरीर से निकलने वाले भुने हुए मांस की सुगंध को हल्का महसूस कर सकता था। जमीन पर लौटने के बाद फटे पुराने कपड़ों वाले क्लाइन ने अपनी निगाहें घुमाई और युद्ध के मैदान की स्थिति को देखा। डार्क डेमोनिक वुल्फ की लाश के अवशेष हर जगह बिखरे हुए थे। इसका मांस जला हुआ और बेजान था। कर्टेन एक गेंद में मुड़ गया था जो गहरे क्रेटर के किनारे पर गिर गया था, गतिहीन। पावर ऑफ विशेस पूरी तरह से मिटा दी गई थी और गॉडहुड इस क्षेत्र में वापस आ गया था। वो रैथ जिसका आर्टिफिशियल डेथ के साथ संबंध था, नष्ट हो गया था। अगर यह कोई अन्य बियॉन्डर होता तो वे शायद सोचते कि डार्क डेमोनिक वुल्फ ने आपसी विनाश का परिणाम चुना था। लेकिन सियर पाथवे का एक डेमिगॉड होने के नाते और समय से पहले मिरेकल इन्वोकर के लाभों का आनंद लेने के बाद क्लाइन के दिमाग में कुछ और आया। मिरेकल क्या है? मिरेकल का मतलब है मरे हुओं में से पुनर्जीवित होना। जब डार्क डेमोनिक वुल्फ ने देखा कि स्थिति ठीक नहीं है, तो उसने सभी को मारने के प्रयास में डिवाइन पनिशमेंट को समन करने में संकोच नहीं किया। फिर वो पास में कहीं पुनर्जीवित हो सकता था। मैंने अपना आखिरी रिवाइवल लगभग इस्तेमाल कर लिया था। इस तरह के मामलों के संबंध में क्लाइन के पास एक निश्चित आकस्मिक योजना थी। उसने तुरंत द फूल के पैटर्न के साथ उकेरे गए एक चार्म का उपयोग किया और इसका उपयोग मिस मैसेंजर के सामने मिस्टर फूल से प्रार्थना करने के लिए प्रॉक्सी के रूप में किया। फिर उसने एक विचार के साथ ग्रे फॉग के ऊपर की दुनिया में प्रवेश करने के लिए सेफ्रा कैसल की समनिंग का उपयोग किया। उसने तब पुनर्जीवित डार्क डेमोनिक वुल्फ को खोजने के लिए परिवेश का निरीक्षण करने के लिए प्रार्थना प्रकाश की ट्रू विजन पर भरोसा किया। इस पल रिनेट टिनेकर ने क्लाइन की जेब में सोने का सिक्का छोड़ दिया और उस कर्टेन के बगल में दिखाई दी जो एक गेंद में मुड़ा हुआ था। उसकी आवाज थोड़ी ईथरियल थी जब उसने कहा, इसमें एक मिरेकल इन्वोकर बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक है। एक मिरेकल इन्वोकर की बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक? ये सही है। डार्क डेमोनिक वुल्फ के पास 6 मिस मिरेकल इन्वोकर कैरेक्टरिस्टिक्स में से एक है। इस आधार पर कि सभी अटेंडेंट ऑफ मिस्ट्रीज का हिसाब है। सामान्य परिस्थितियों में बचे हुए अटेंडेंट ऑफ मिस्ट्रीज बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक में भी मिरेकल इन्वोकर बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक का एक सेट होता है। जैसे ही मिस मैसेंजर बोली, क्लाइंट के स्पिरिचुअल इंट्यूशन ने भी इसे महसूस किया। उनके फैसले की पुष्टि करने के बाद उसने इसे विल ऑयसेप्टिन के जवाब से जोड़ा। कुल 9 मिरेकल इन्वोकर बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, लेकिन इस आधार पर कि अटेंडेंट ऑफ मिस्ट्रीज सभी भरे हुए हैं, 3 सीक्वेंस एक निश्चित रूप से प्रत्येक एक सीक्वेंस 2 कैरेक्टरिस्टिक पर कब्जा करेंगे। शेष 6 मिरेकल इन्वोकर कैरेक्टरिस्टिक्स क्रमशः जर्तुल, एंटीगोनस, मैजिक विशिंग लैंप, थिएटर विद कर्टन्स दैट नेवर ड्रॉ, द लास्ट बैंक्वेट और डार्क डेमोनिक वुल्फ के हैं। उसने मूल रूप से डार्क डेमोनिक वुल्फ की कैरेक्टरिस्टिक प्राप्त करने की उम्मीद की थी, लेकिन उसने ये उम्मीद नहीं की थी कि कर्टेन में न केवल सीक्वेंस एक अटेंडेंट ऑफ मिस्ट्रीज कैरेक्टरिस्टिक थी,
बल्कि सीक्वेंस 2 मिरेकल इन्वोकर कैरेक्टरिस्टिक भी थी। ये वो भी था जो गायब हो गया था। ऐसा लगता है कि इसके गायब होने का कारण ग्रे फॉग भी था। बाद में इसे बाहर थूक दिया गया। क्या मैं अभी भी पुनर्जीवित डार्क डेमोनिक वुल्फ को खोजूं? नहीं, मुझे नहीं पता कि ट्रू क्रिएटर और अमोन कब नीचे आएंगे। इसके अलावा मैं अपनी अधिकांश तैयारियों को पहले ही खत्म कर चुका हूं। डार्क डेमोनिक वुल्फ अभी भी सही स्थिति में है। वो विश मांग सकता है, समन कर सकता है और मिरेकल्स बना सकता है। आखिरकार मेरा लक्ष्य पहले ही पूरा हो चुका है। जैसे ही उसके विचार दौड़े, क्लाइन ने ऊपर देखा और मिस मैसेंजर से कहा, मैं इस कर्टेन को दूर रख दूंगा। उसने डार्क डेमोनिक वुल्फ का पीछा करने का विचार छोड़ दिया और कर्टेन को नियंत्रित करने का फैसला किया जब तक कि वो अभी भी कमजोर था। रिने टिनेकर ने थोड़ा सिर हिलाया और अपना सिर घुमाया। डार्क डेमोनिक वुल्फ के जले हुए अवशेषों पर अपनी निगाहें डाली। अवशेषों ने तुरंत एक हल्की चमक उत्सर्जित की। या तो सफेद खरगोशों में बदल गए या बकरियों में बदल गए। वे उस तरह के थे जिनसे समृद्ध और स्वादिष्ट गंध आ रही थी। डॉट डॉट डॉट। पास के एक छिपे हुए क्षेत्र में काला, छोटे फर वाला डार्क डेमोनिक वुल्फ तेजी से आकार ले रहा था। उसने अपनी मूल लाश को छोड़ दिया और तुरंत एक विश मांगी और उसे पूरा किया। वो एक दूर के स्थान पर टेलीपोर्ट हो गया और फिर पीछे मुड़कर देखे बिना भाग गया। इस गॉड ऑफ विशेस ने कर्टेन के नुकसान पर विचार भी नहीं किया। उसने वहां पुनर्जीवित होने का विकल्प नहीं चुना जहां वो मरा था, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि कर्टेन का उपयोग उस व्यक्ति को रोकने के लिए किया जाएगा जो एवरनाइट से निकटता से संबंधित था। इसने उसे भागने के लिए बहुत समय दिया। चूंकि वो सेकेंड एपोक से अब तक जीवित रह सकता था, उसने अपनी सच्ची भावनाओं का पालन किया था, कायरता। जब स्थिति ने इसकी अनुमति नहीं दी, तो उसने लालची होने से इनकार कर दिया। चैप्टर 1247 फाइनली मिस्ट्रीज। जब क्लाइन ने यह सुना तो उसका दिल धड़कने लगा। वो सबकॉन्शियसली सेफरा कैसल लौटना चाहता था और सीन छोड़ना चाहता था। हालांकि उसने कितनी भी कोशिश की, उसकी स्पिरिट बॉडी उसके शरीर के अंदर बिना किसी बदलाव के रही। मैन, इसने क्लाइन को परेशान कर दिया। उसने सहज रूप से अपनी नजर रिनेट टिनेकर की ओर डाली जो उसके बगल में थी। उसने देखा कि मिस मैसेंजर पहले ही ऊपर तैर चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि वो किसी भयानक दुश्मन का सामना कर रही है और आसपास का अंधेरा एक ठंडी झील की तरह जम गया। आसमान में बिजली चमकना बंद हो गई। मिस्ट्रीज। क्लाइन को सुरक्षा का थोड़ा एहसास हुआ जब उसने उस टाइटल के बारे में सोचा जो उसने अभी सुना था। वो इससे अनजान नहीं था। हालांकि आखिरी व्यक्ति जिसने उसे इस तरह संबोधित किया था वो एंशिएंट सन गॉड था, सिटी ऑफ सिल्वर का क्रिएटर 2000 साल पहले। उनके मरने से पहले उन्होंने क्लाइन की डिविनेशन को महसूस किया और स्पेस और टाइम की दुर्गम दूरी के माध्यम से इसे चिल्लाया। कोई रास्ता नहीं। क्या ट्रू क्रिएटर एंशिएंट सन गॉड के बराबर है? नहीं, वो केवल एक सीक्वेंस शून्य ट्रू गॉड है, क्रिएटर के उस लेवल से बहुत दूर जो मैंने माना था। इसके अलावा अमोन के एटीट्यूड से एंशिएंट सन गॉड वास्तव में मर गया होगा। ट्रू क्रिएटर वो गहरा काला शिशु है जो एंशिएंट सन गॉड के पेट से निकला और एंशिएंट सन गॉड की कुछ विशेषताओं और यादों को विरासत में मिला। वो उस क्रिएटर की डिजेनरेटेड बॉडी है। क्लाइन ने खुद को संभाला और अपनी वर्तमान समस्या के समाधान के बारे में तेजी से सोचने का प्रयास किया। इस पल कर्टेन द्वारा बनाए गए लबादे में डार्क वर्लपूल ने एक और आवाज की, जायंट किंग्स कोर्ट जाओ और सासरिर से मिलो। यह वाक्य सीधे क्लाइन के दिमाग में गूंज गया। फिर एक इल्यूसरी शब्द के रूप में यह एक गहरी काली झिल्ली में सिकुड़ गया, जिससे एक अजीब सीड बन गया। सीड तुरंत उसके शरीर और स्पिरिट बॉडी में गिर गया, अंदर पिघल गया। जवाब का इंतजार किए बिना डार्क वर्लपूल गायब हो गया। कर्टन से बना लबादा अपना सहारा खो बैठा और वापस जमीन पर गिर गया। ट्रू क्रिएटर की कॉन्शियसनेस जो नीचे आई थी, उसने मेरी स्पिरिट बॉडी के एक हिस्से और मेरी फिजिकल बॉडी के कुछ हिस्से को करोड कर दिया था। मैं जायंट किंग्स कोर्ट जाने और सोए हुए डार्क एंजल सासरिर के महल को खोलने के लिए मजबूर हूं। ये एक ऐसा मामला है जिस पर कई डियटीज ध्यान दे रही हैं। लंबे समय तक देखने के बाद ट्रू क्रिएटर को आखिरकार मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर करने का अवसर मिल गया है। क्लाइन ने चारों ओर देखा और अपने पास्ट सेल्फ को समन किया, कर्टेन को उठाया। फिर उसने मिस मैसेंजर से बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, चलो तुरंत चलते हैं। ट्रू क्रिएटर ने पहले ही अपनी इच्छा का एक टुकड़ा भेज दिया था। क्या अमोन अभी भी दूर होगा? इसके अलावा क्लाइन ने ग्रे फॉग के ऊपर की दुनिया में प्रवेश करने के अवसर को जब्त करने की भी कोशिश की, इस उम्मीद में कि वह उसे परेशान करने वाले कोरोसिव प्रभावों को दूर करने के लिए सेफरा कैसल की शक्ति का उपयोग करेगा। ठीक है? रिने टिनेकर ने सिर हिलाया।
क्रेटर में पीछे छोड़ी गई कई बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक्स को उड़कर आने और उनके भीतर समाहित होने की अनुमति दी। उनके पहले के समझौते के अनुसार युद्ध के उन इनामों के अलावा जिनमें सीयर पाथवे की हाई सीक्वेंसेस शामिल थीं, उनमें से आधा उनके पास जाएगा जिसमें उन्हें चुनने की प्राथमिकता होगी। आखिरकार शमन किंग क्लार्मन के साथ व्यवहार करते समय क्लाइन को भी कुछ इनाम वापस मिले थे। इनाम के बाकी आधे हिस्से के लिए क्लाइन ने इसे एवरनाइट गॉडेस को आभार के रूप में अर्पित करने की योजना बनाई। भले ही डियटी को इसकी आवश्यकता हो या न हो, उसे अभी भी आवश्यक प्रक्रियाएं करने की आवश्यकता थी। जब जरूरत हो तो उसे अपना आभार व्यक्त करना था। युद्ध के मैदान को साफ करने के बाद रिने टिनेकर क्लाइन की जेब में लोहे के सिगार केस में प्रवेश कर गई और सोने के सिक्के की सतह पर कब्जा कर लिया। क्लाइन ने तुरंत उन्हें सील नहीं किया। स्टाफ ऑफ द स्टार्स को पकड़े हुए उसने अपने दिमाग में एक दृश्य बनाया। वो उन दृश्यों में से एक था जिसे उसने इलाके के अपने निरीक्षण के दौरान याद किया था। जैसे ही रत्न चमके, उसकी फिगर क्रेटर से गायब हो गई क्योंकि उसने दूर टेलीपोर्ट किया। कुछ सेकंड बाद वहां की हवा में उतार चढ़ाव आया क्योंकि एक छोटा प्राणी जिसे नंगी आंखों से देखना मुश्किल था, बाहर रेंग गया। प्राणी तेजी से फैला, अमोन में बदल गया, जिसने एक नुकीली टोपी और क्लासिक काला रो पहना था। अमोन के मुंह के कोने ऊपर उठ गए क्योंकि उसने अपनी दाहिनी आंख पर मोनोकल को ठीक किया और हंसा। कोई आखिरकार वो दरवाजा खोल रहा है। टेलीपोर्टेशन के 2 राउंड के बाद क्लाइन ने लोहे के सिगार केस निकाला जिसमें मिस मैसेंजर छिपी हुई थी और कई परतों की सील बनाने के लिए स्टाफ ऑफ द स्टार्स का उपयोग किया, उस तरह की जिसे उसके स्पर्श करते ही हटा दिया जाएगा। उसके ठीक बाद वो हिस्ट्री के फॉग में प्रवेश कर गया और फर्स्ट एपोक से पहले के समय में चला गया। उसने उन प्रार्थनाओं पर भरोसा किया जिनका उसे अभी जवाब देना था और सेफिरा कैसल की समनिंग के माध्यम से ग्रे फॉग के ऊपर की दुनिया में तुरंत प्रवेश किया। जैसे ही दहाड़ और बड़बड़ाहट गूंजी, उसने महसूस किया कि उसकी स्पिरिट बॉडी में करप्शन एक साथ इकट्ठा हो गया, एक गेंद में मुड़ गया। क्लींजिंग इफेक्ट्स की परतों से गुजरने के बावजूद ये अपनी स्थिरता बनाए रखने में कामयाब रहा और पूरी तरह से वाष्पित नहीं हुआ। क्या ये एक ट्रू डियटी की शक्ति और स्तर है? हाँ, और ये एक ट्रू डियटी है जो डिजेनरेशन के डोमेन को संभालता है। द फूल की सीट पर बैठकर क्लाइन ने अपनी स्थिति को देखते हुए थोड़ा माथे पर शिकन डाली। ट्रू क्रिएटर द्वारा बनाया गया करप्शन मजबूत नहीं था। यदि वे क्लाइन की स्पिरिट बॉडी की सुरक्षा छोड़ देते तो वे ग्रे फॉग के ऊपर ज्यादा देर तक नहीं टिक पाते। यही मुख्य कारण था कि उसने ये निर्णय लिया था और सीधे सेफिरा कैसल में प्रवेश करने की हिम्मत की थी। हालांकि जब तक कि उसने फिर से मरने की योजना नहीं बनाई, ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वो करप्शन को हटाने के लिए अपनी खुद की स्पिरिट बॉडी को बाईपास कर सके। डिविनेशन और अन्य क्षमताओं की मदद से क्लाइन ने जल्दी से करप्शन के विभिन्न प्रभावों का पता लगा लिया। ये म्यूटेट नहीं होगा, ट्रू क्रिएटर को संदेश नहीं भेजेगा या उसने जो किया उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। यह केवल उसे मिस्टिक साधनों के माध्यम से जायंट किंग्स कोर्ट की ओर ले जाना जारी रखेगा। इसने क्लाइन को उस महल को खोलने के लिए मजबूर किया जहां डार्क एंजल सासरिर गहरी नींद में था। ये आंशिक रूप से दिमाग में है और भाग्य के स्तर पर भी। जब मैं मिरेकल इन्वोकर बन जाता हूं और एंजल बन जाता हूं, सेफिरा कैसल पर अपना नियंत्रण गहरा करते हुए मुझे इस करप्शन को साफ करने में सक्षम होना चाहिए। हालांकि अगर मैं मिरेकल इन्वोकर बनना चाहता हूं और एंजल बनना चाहता हूं तो मुझे जायंट किंग्स कोर्ट जाना होगा और उस महल का दरवाजा खोलना होगा जिससे सिटी ऑफ सिल्वर को फॉरसेकन लैंड ऑफ द गॉड्स छोड़ने का रास्ता खोजने में मदद मिलेगी। जैसा कि क्लाइन ने सोचा, उसने एक कड़वी मुस्कान दिखाई। सौभाग्य से ये कुछ ऐसा था जिसे वो करने के लिए तैयार था और इसने उस पर और बोझ नहीं डाला। उसके बाद क्लाइन ने हिस्ट्री के फॉग से अनशेडोड क्रूसिफिक्स को बुलाया। इसे अपने शरीर को शुद्ध करने के लिए सेफिरा कैसल की शक्ति का उपयोग करने का प्रयास किया। दुर्भाग्य से उसके शरीर का एक हिस्सा भी करप्शन के साथ मिल गया था, जिससे वो इसे पूरी तरह से साफ करने से रोका जा रहा था। इससे उसे वास्तव में समझ आया कि सीक्वेंस शून्य कितना भयानक था। मैं ट्रू क्रिएटर जैसे ईविल गॉड से तब तक प्रार्थना नहीं कर सकता जब तक कि मैं निराशाजनक स्थिति में न हो जाऊं। क्लाइन ने अपना सिर हिलाया और ग्रे फॉग के ऊपर कर्टेन का बलिदान करने से पहले वास्तविक दुनिया में लौट आया। इसमें वास्तव में अटेंडेंट ऑफ मिस्ट्रीज की बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक, साथ ही मिराकल इन्वोकर की बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक शामिल है। इसमें स्कॉलर ऑफ योर और बिजारो सॉर्सरर की कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं। इसका स्तर काफी ऊंचा है। वर्तमान में मैं सेफिरा कैसल से जिस शक्ति का उपयोग कर सकता हूं, वो इसे सीधे चकनाचूर करने में सक्षम नहीं है। हालांकि ये जगह सीयर पाथवे के उच्चतम स्तर पर प्रतीत होती है, इसलिए ये इसे प्रभावी ढंग से दबा सकती है। समय के संचय के माध्यम से मुझे इसे धीरे धीरे अलग करने में सक्षम होना चाहिए। अलग होने वाली पहली अटेंडेंट ऑफ मिस्ट्रीज की कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए। बाकी का उपयोग सीधे पोषण बनाने के लिए किया जा सकता है। इसमें कोई जीवित विशेषताएं नहीं है। जिसे अभी बुलाया गया था वो पहले ही गायब हो चुका है। हाथ में पारदर्शी काले मखमली कर्टेन के साथ
उसने कुछ देर तक इसे देखा। फिर उसने सेफरा कैसल को सक्रिय किया और एक धातु का बर्तन बनाया जो अदृश्य शक्ति के साथ उबल रहा था। कुछ सेकंड के लिए इसे घूरने के बाद उसने कर्टेन को धातु के बर्तन में फेंक दिया और बर्तन के ढक्कन पर सील की परतों के साथ नीचे दबा दिया। लगभग 3 से 4 दिनों में अटेंडेंट ऑफ मिस्ट्रीज बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक अलग हो जाएगी। पूरक सामग्री को जो बचा था उसमें फेंका जा सकता था और ये तब एक मिरेकल इन्वोकर पोशन होगा जिसमें सीक्वेंस 9 से 2 तक की विशेषताएं शामिल थीं। चारों ओर देखते हुए उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और कबाड़ के ढेर से कागज का एक टुकड़ा लिया। ये उसकी अन्य तैयारियों में से एक थी। उसने पहले से ही काफी समय बिताया था और 008 को सफलतापूर्वक बुलाने में बार बार विफल रहा था। इस पंख का उपयोग करते हुए उसने लिखा कि डार्क डेमोनिक वुल्फ की क्या उचित प्रतिक्रियाएं होंगी। ये दूसरी पार्टी को शुरू से ही अप्रत्याशित तरीकों से प्रतिक्रिया करने से रोकने के लिए था, जिससे उसकी योजनाएं विफल हो जाएं। इस छोटी स्क्रिप्ट के सहयोग से डार्क डेमोनिक वुल्फ क्लाइन के अजीब व्यवहार से आकर्षित हुआ था। इसलिए ये बहुत उचित था कि उसने प्रार्थना की रोशनी को तुरंत नहीं बुझाया। इसी तरह ये जाने बिना कि कितने दुश्मन हैं या दूसरी पार्टी के पास क्या ताकत है, डार्क डेमोनिक वुल्फ जल्दी में नहीं भागा। इसके बजाय उसने एक पूर्ण स्वतंत्र किंगडम बनाया, इसे किसी भी संभावित सुदृढ़ीकरण से अलग कर दिया। यह एक बहुत ही उचित प्रतिक्रिया थी। अपनी कलाई के एक झटका के साथ क्लाइन ने कागज के टुकड़े को जला दिया। फिर उसने जल्दी से सील किए गए लोहे के सिगार केस को सेफरा कैसल में बलिदान कर दिया। फिर उसने मिस मैजिशियन की प्रार्थना का जवाब दिया और द वर्ल्ड का संदेश दिया। फोर्स ने और देरी करने की हिम्मत नहीं की। वो तुरंत उठी और आगे के क्षेत्र में पकड़ने के लिए अपनी रिकॉर्डिंग बियॉन्डर पावर्स का उपयोग किया। गैरमन स्पैरो को इतिहास से बाहर खींच लिया। उसके साथ क्लाइन पास के एक होटल के खाली कमरे में टेलीपोर्ट हो गया। उसने एक अनुष्ठान स्थापित किया और लोहे के सिगार केस को वापस वास्तविकता में लाया। रिनेट टेनेकर को रिहा कर दिया। मिस मैसेंजर को धन्यवाद देने और उन्हें बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक्स का आधा हिस्सा ले जाते हुए देखने के बाद उसने अनुष्ठान को बदल दिया और एवरनाइट गॉडेस को बलिदान करना शुरू कर दिया। अनुष्ठान के अंत में उसने प्रत्याशा के साथ प्रार्थना की, मैं अपने शरीर में कोरोसिव प्रभावों को शुद्ध करने के तरीके पर एक संकेत के लिए प्रार्थना करता हूं। उसकी राय में वर्तमान में केवल एवरनाइट गॉडेस के स्तर का अस्तित्व ही ट्रू क्रिएटर द्वारा प्रदान किए गए करप्शन से निपट सकता था। यदि गॉडेस इसके लिए सहमत हो जाती तो क्लाइन ने इस तरह से नीचे आने की योजना बनाई जिससे उसकी वास्तविक आत्मा बैकलैंड लौट सके और शुद्धिकरण प्राप्त कर सके। जहां तक उसके शरीर के उस हिस्से को हटाने की बात है जो करोड़ हो गया था, उसने अभी तक कोई समाधान नहीं सोचा था। जैसा कि उसने कहा, अंधेरे की एक गेंद ने वेदी को ढक लिया। जब अंधेरा गायब हो गया तो सभी बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक्स गायब हो गईं। इसके अलावा कोई अन्य संकेत नहीं थे। ऐसा लगता है कि मैं केवल खुद पर भरोसा कर सकता हूं। क्लाइन उदास नहीं था। उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और अपनी छाती को 4 बार थपथपाया। क्रिम्सन मून बनाया। प्रेस द लेडी। उसका आभार बहुत ईमानदार था। आखिरकार उसे बहुत मदद मिली थी। बाद के मामलों से निपटने के बाद उसका हिस्टोरिकल प्रोजेक्शन गायब हो गया और वो व्यक्तिगत रूप से फॉरसेकन लैंड ऑफ द गॉड्स लौट आया। उसने उस लालटेन को पकड़ रखा था जिसे उसने अतीत से बाहर निकाला था और उसने धुंधली पीली रोशनी के नीचे शांत और उजाड़ मैदानों को देखा। उसने बहुत अधिक रिलैक्स्ड महसूस किया और आह भरने के अलावा कुछ नहीं कर सका। आखिरकार चैप्टर 1248 अ थाउजेंड ईयर्स ऑफ वेटिंग। रॉरस्टेड आर्किपेलागो के बायाम सिटी के बाहर प्रिमिटिव फॉरेस्ट में रेजिस्टेंस के लीडर्स एक माउंटेन केव में इकट्ठा हुए और उन्होंने सम्मानपूर्वक सी गॉड्स ब्लेस्ड को देखा। उसने एक काला क्लोक पहना हुआ था। उसकी भौहें पीली थीं और उसकी आंखें गहरी नीली थीं। लॉर्ड डैनेट्स, ये एक अपॉर्चुनिटी है, एक हरे बियर्ड वाले गंजे आदमी, कलात ने एक्साइटमेंट में कहा। उसके पार्टनर एडमिंटन, जिसके चेहरे पर छोटे लाल पैटर्न्स थे, ने तुरंत कहा, लॉर्ड डैनेट्स, हमारे इंटेलिजेंस ऑफिसर्स के अनुसार बायाम में सिचुएशन केओटिक है। चाहे वो चर्च ऑफ स्टॉर्म्स हो या लॉर्ड ऑफ स्टॉर्म्स का कैथीड्रल या गवर्नर जनरल का ऑफिस, हर कोई चिंतित महसूस कर रहा है क्योंकि फेसैक मिलिट्री फोर्सेस ने बैकलैंड को घेर लिया है। इतना कहने के बाद एडमिंटन ने कलात को देखा और पर्सन इंचार्ज को और अधिक डिटेल डिस्क्रिप्शन देने का इशारा किया। कलात ने गंभीर दिख रहे लॉर्ड डैनेट्स को देखा और अपने शब्दों पर विचार किया। उनके बीच इंटरनल क्रैक्स पहले ही देखे जा सकते हैं। कुछ लोग बैकलैंड को सपोर्ट करने के लिए कॉलोनीज की फोर्सेस को कमांडियर करना चाहते हैं, जबकि अन्य अपने रिजर्जेंस के लिए टिंडर के रूप में इस जगह को होल्ड करना चाहते हैं। ओपिनियन में इस डिफरेंस के कारण मिलिट्री और चर्च ऑफ द लॉर्ड ऑफ स्टॉर्म्स के बियॉन्डर्स को नुकसान उठाना पड़ा है। हर पहलू में फ्लॉज हैं। लॉर्ड डैनेट्स, ये हमारा मौका है। हम फेसैक और फेना पॉटर नेवी की कंडीशंस पर अग्री कर सकते हैं। हम बायाम पर अटैक करने और अपना किंगडम वापस लेने के लिए उनके साथ कोऑपरेट कर सकते हैं।
ये वास्तव में एक अपॉर्चुनिटी है, लेकिन क्या ये कुछ ऐसा है जो मैं डिसाइड कर सकता हूँ? ऐसा नहीं है कि मैं स्ट्यूपिड हूँ। डानिट्स ने रेजिस्टेंस के लीडर्स को चुपचाप सुना और खुद से बड़बड़ाया। इंटिस में पले बड़े होने के कारण इस फेमस पायरेट और ट्रेजर हंटर को लोअन कॉलोनीज पर अटैक करने में कोई क्वाल्म्स नहीं थे। उसे इसके बारे में जीरो हेजिटेशन या अनसर्टेनिटी थी। बेशक उसमें इंटिस रिपब्लिक के प्रति स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ बिलोंगिंग भी नहीं थी। वास्तव में जब वो कभी कभी पार्ट टाइम पायरेट होता था तो वो इंटिस के बिजनेसमैन को टारगेट करना पसंद करता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वे अक्सर ज्यादा वैल्यूएबल लग्जरी आइटम्स ले जाते थे। डानिट्स ने रेजिस्टेंस के लीडर्स की रिक्वेस्ट पर मौके पर अग्री नहीं किया। इसका केवल एक ही कारण था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वो एक कंस्पायरर बन गया था, इसलिए वो बहुत अच्छी तरह जानता था कि उसकी पोजीशन क्या थी। एक ह्यूमन माउथपीस, एक टूल जो गेमन स्पैरो और रेजिस्टेंस के लीडर्स के बीच मैसेजेस पास करने के लिए जिम्मेदार था। गेमन शायद लुनीज है। अगर मैं सीधे अग्री करता हूं तो शायद मैं कल का सूरज ना देख पाऊं। हालांकि वो ऐसा एक्ट करता है जैसे उसे लुअन की बिल्कुल परवाह नहीं है। डॉग्श, मैं ऐसी सुपरफिशियल अपीयरेंसेस से बेवकूफ नहीं बन सकता। डैनिट्स ने अपना गला साफ किया और एरिया का सर्वेक्षण किया। ये मामला ग्रेव इंपॉर्टेंस का है। तुरंत एक साफ और शांत ऑल्टर तैयार करो। मुझे गॉड से प्रे करने की आवश्यकता है। एक ऑर्गेनाइजेशन में जो सी गॉड में विश्वास करता था, इस तरह की रिक्वेस्ट ने कलाट, एडमंटन और अन्य लोगों को सरप्राइज नहीं किया। उन्होंने अपनी एक्सपेक्टेशंस पूरी भी नहीं की थी। इसलिए उन्होंने तुरंत लोगों को सैक्रिफाइस के लिए तैयार करने की व्यवस्था की। डॉट 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 रोस्टेड आर्कीपेलागो में रेजिस्टेंस अब और शांत नहीं बैठ सकता। उन्हें फेसैक, इंटिस और फेना पॉटर जैसे देशों द्वारा भी सपोर्ट किया गया था ताकि वे इतने लंबे समय तक सर्वाइव कर सकें, वरना लुअन और 3 चर्चेज ने उन्हें खत्म कर दिया होता। मैंने उनसे विभिन्न देशों से काफी मदद निकलवाई भी थी। डानिट्स की प्रेयर सुनने के बाद उसने आ भरी। प्राचीन महल में बैठे हुए उसने अपने सामने मॉटल टेबल के किनारे को हल्के से थपथपाया। कुछ सेकंड सोचने के बाद उसने द वर्ल्ड गेहमन स्पैरो को कॉन्जर किया। पागल एडवेंचरर ने तुरंत प्रेइंग पोस्चर अपना लिया और गहरी आवाज में कहा, करंट सिचुएशन का उपयोग चर्च ऑफ स्टॉर्म्स के अपर एशलॉन्स और गवर्नर जनरल के ऑफिस के साथ सीधे निगोशिएट करने के लिए करो। उन पर प्रेशर डालो। गोल ये है कि उन्हें हार मानने और रोस्टेड आर्कीपेलागो के लोगों द्वारा सेल्फ गवर्नेंस के विचार को स्वीकार करने के लिए मजबूर किया जाए। रेजिस्टेंस ये गारंटी दे सकता है कि लूनीज के अधिकांश इंटरेस्ट्स प्रोटेक्टेड रहेंगे, जिससे उन्हें बैकलैंड को रीइंफोर्स करने के लिए ट्रूप्स और बियॉन्डर्स को मोबिलाइज करने की अनुमति मिल जाएगी। डॉट 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 साफ और सुव्यवस्थित ऑल्टर के अंदर डैनिट्स, जिसे फीडबैक मिला था, ने अपनी पीठ सीधी की। वो घूमा और बाहर इंतजार कर रहे लीडर्स को देखा। उसने गंभीर एक्सप्रेशन के साथ कहा, मुझे रेवलेशन प्राप्त हुआ है। गॉड ने हमें इन्फॉर्म किया है कि उनके हर सिटीजन कीमती हैं। वॉर के खातिर अननेसेसरी सैक्रिफाइसेस को अवॉइड किया जाना चाहिए। हम निश्चित रूप से वॉर शुरू नहीं करना चाहेंगे, लेकिन हम एक होने से डरते भी नहीं हैं। संक्षेप में, चलो प्रेजेंट सिचुएशन का उपयोग अपनी फोर्सेस के साथ लुएन के साथ निगोशिएट करने के लिए करने का प्रयास करें। उन्हें एक कंसेशन बनाने के लिए मजबूर करें जो हम में से अधिकांश को सेटिस्फाई करेगा। यदि नहीं तो हम वॉर पर विचार कर सकते हैं। गॉड कहते हैं कि हेट्रेड को याद रखें, लेकिन इसे अपनी रैशनैलिटी को ब्लाइंड न करने दें। आपके आसपास के लोग और एक ब्यूटीफुल फ्यूचर सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं। कंस्पायरर बनने के बाद डैनिट्स ने महसूस किया कि उसकी पावर्स ऑफ परसुएजन और एक्सप्लेनेशंस गढ़ने की उसकी एबिलिटी लीप्स एंड बाउंड से बढ़ रही थी। कई बार जब वो अपना मुंह खोलता था तो उसके विचार अपने आप आकार ले लेते थे। कलात, एडमंटन और रेजिस्टेंस के अन्य लीडर्स को लोअन कॉलोनियल मास्टर्स के लिए डीप हेट्रेड थी, लेकिन सी गॉड और लॉर्ड डैनिट्स के शब्दों ने उनके संकल्प को सफलतापूर्वक डगमगा दिया था। उन्हें स्पष्ट समझ थी कि इस समय सी किंग कितना पावरफुल था। यदि वॉर उस बिंदु तक विकसित हो गया जहां दोनों पार्टीज ब्लडलस्ट से अंधी हो गई थीं, तो ब्लू माउंटेन आइलैंड जहां बायम स्थित था, समुद्र में पूरी तरह से डूब सकता है और रूइन बन सकता है। सभी लोकल्स अपने एक्शंस द्वारा कब्र में घसीटे जाएंगे। फेसैक और फेना पॉटर के पावर हाउसेस वास्तव में सिचुएशन को कोलैप्सिंग से रोकने में सक्षम थे। हालांकि वे रोस्टेड आर्कीपेलागो में इस पेरिफेरल बैटलफील्ड में कितनी पावर डाइवर्ट कर सकते थे, उनके लिए कलात और रेजिस्टेंस के अन्य लीडर्स उन पर ज्यादा भरोसा नहीं करते थे। उनका मानना था कि ये लोग लोनीस से अलग नहीं थे। वे सभी नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट के बैंडिट्स थे और नए कॉलोनियल मास्टर्स बनने के लिए किसी भी समय अपना मास्क उतार सकते थे। एक पल की चुप्पी के बाद कलात, जो व्हीलचेयर पर बैठा था, ने ऑल्टर पर ब्लैक क्लोक में आदमी को देखा और कहा, लॉर्ड डैनिट्स, हम शांति के लिए कड़ी मेहनत करने को तैयार हैं। वो कहने से पहले एक पल के लिए रुका। इंटेल के अनुसार रोस्टेड आर्कीपेलागो में फाइनल से रखने वाला सी किंग जॉन कॉटमैन है। ये बेस्ट है अगर हम सीधे उसके साथ निगोशिएट करें।
डानित्स ने थोड़ा सिर हिलाया और कहा, मैं भी ठीक यही सोच रहा था। हमें रिप्रेजेंट करने और जान कोतमान का सामना करने के लिए बायाम में एंटर करने के लिए किसी को भेजने की जरूरत है। जैसे ही वो पूछने वाला था कि कौन जाने को तैयार है, उसने अचानक नोटिस किया कि कलाट, एडमिंटन और अन्य लोगों की गेजेस उसके चेहरे पर थीं। ऐसा लग रहा था कि वे कह रहे थे कि सी गॉड का ब्लेस्ड इंटिस पायरेट, जिसका स्टेटस अपेक्षाकृत एक्स्ट्रॉर्डिनरी था, सबसे सूटेबल कैंडिडेट था। डॉक्श, डानित्स ने चुपचाप कर्स किया जब उसने भीड़ को देखा और जल्दी से कुछ सोचा। हाँ, ये एक ऑनर है और इसमें एक्सट्रीम डेंजर भी शामिल है। मुझे पता है कि आप में से कुछ सैक्रिफाइस की स्पिरिट से भरे हुए हैं और नेसेसरी कॉन्ट्रीब्यूशंस करना चाहते हैं। ओहो, इसके बारे में क्या ख्याल है? चलो डिसाइड करने के लिए लॉट्स ड्रॉ करते हैं। ये सबसे फेयरेस्ट तरीका है। मुझे कोई ऑब्जेक्शंस नहीं है। कलात और कंपनी ने जवाब देने में संकोच नहीं किया। कुछ मिनट बाद डैनिट्स ने अपने हाथ में कार्ड को देखा और उसके फेशियल मसल्स फड़फड़ाए। डॉट डॉट डॉट। सिटी ऑफ सिल्वर, स्पायर के टॉप पर चीफ के रूम में। कॉलिन इलियार्ड ने डेरिक बर्ग पर अपनी निगाह डाली, जो अपने सराउंडिंग्स के विपरीत रखे जाने पर शारीरिक रूप से कम विकसित दिखाई देता था। आर यू रेडी? अपने हाथ में लेग बोन जैसे ऑब्जेक्ट के साथ डेरिक ने गोस्टली ब्लू थंडर गॉड्स रोर पकड़ा, जो लाइटनिंग बोल्ट्स में लिपटा हुआ था, और भारी मन से सिर हिलाया। रेडी एंड गुड टू गो। उसने सन डोमेन से बियॉन्डर की तरह एक्ट नहीं किया, बल्कि एक बर्जर्क वॉरियर की तरह अधिक एक्ट किया। सफेद बालों और अपने चेहरे पर एक पुराने स्कार के साथ कॉलिन इलियार्ड ने तुरंत अपनी निगाह लोविया की ओर शिफ्ट की। आर यू रेडी? लोविया, जिसके सिर पर सिल्वरी ग्रे बाल थे और हल्की ग्रे आंखें थीं, अब पर्पल स्ट्राइप्स वाला यूजुअल ब्लैक रोब नहीं पहना था। इसके बजाय उसने ब्लैक आर्मर का एक सेट पहना था। उसने अपना सिर इंडिसर्निबली हिलाया और कहा, रेडी। डीमन हंटर कॉलिन, जो सिल्वर नाइट बन गया था, ने रूम में मौजूद अन्य लोगों पर अपनी निगाह डाली और पूछा कि क्या वे तैयार थे। पॉजिटिव रिस्पॉन्स प्राप्त करने के बाद कॉलिन इलियार्ड धीरे धीरे एक दीवार पर चला गया, उस पर लटकी हुई 2 सॉर्ड्स को हटा दिया और उन्हें अपने पीछे ले गया। लेट्स सेट ऑफ। सिटी ऑफ सिल्वर चीफ ने कंसाइज मैनर में ऑर्डर दिया। जिस टीम को वो लीड कर रहा था, वो एक बार फिर आफ्टरनून टाउन कैंप की ओर बढ़ेगी। वे जायंट किंग्स कोर्ट को और एक्सप्लोर करेंगे और रियल सी का रास्ता खोजेंगे। मेटल की खनखनाहट की आवाजों के बीच लोविया, डेरिक और कंपनी चुपचाप चीफ के पीछे चले। वे कमरे से बाहर निकले और ऑर्डरली मैनर में सीढ़ियों से नीचे उतरे। रास्ते में उन्होंने वेड चिरमॉन्ट और 6 मेंबर काउंसिल के अन्य एल्डर्स को देखा। उन्होंने सिटी ऑफ सिल्वर के रेजिडेंट्स को स्पायर में ऑर्डर मेंटेन करते देखा। ये लोग या तो रेलिंग पर झुक रहे थे या स्टेयरकेस पर इंतजार कर रहे थे। उनके एक्सप्रेशंस असामान्य रूप से गंभीर थे, जैसे कि वे उस टीम को सेंड ऑफ कर रहे थे जो उम्मीद लेकर जा रही थी। कोई नहीं बोला। पूरी जगह साइलेंट थी, लेकिन जब कॉलिन इलियार्ड और अन्य लोग पास से गुजरे तो सिटी ऑफ सिल्वर के रेजिडेंट्स ने अपना राइट आर्म उठाया और अपनी फिस्ट्स भींच लीं। इस एक्शन की आवाज के बीच कॉलिन और एक्सपीडिशन टीम के अन्य सदस्य स्पायर से निकल गए और सड़क पर आ गए। उन्होंने तुरंत एनिमल हाइड में कवर्ड लैंटर्न्स जलाए। डिम येलो लाइट के नीचे सिटी ऑफ सिल्वर के रेजिडेंट्स अपने घरों से बाहर निकले और सड़क के किनारे रुक गए। उन्होंने डेरिक और कंपनी को एडमिरेशन और एंटिसिपेशन के साथ देखा। एक एक करके उन्होंने अपना राइट आर्म उठाया और अपने फॉरहेड्स के सामने अपनी फिस्ट्स भींच लीं। डेरिक ने सबकॉन्शियसली अपनी पीठ सीधी की, उसका दिल जल रहा था। बस ऐसे ही एक्सपीडिशन टीम ने भीड़ की वॉचफुल गेजेस के नीचे सिटी गेट के रास्ते का फॉलो किया और सिटी ऑफ सिल्वर से बाहर निकल गई। जैसे कि उनके पास टैसिट अंडरस्टैंडिंग थी, कॉलिन, डेरिक और लोविया, जिन्होंने अभी सिटी वॉल्स की प्रोटेक्शन छोड़ी थी, अपने घर को देखने के लिए उसी समय अपने सिर घुमाए, जो 2584 वर्षों से अंधेरे में खड़ा था। उन्होंने देखा कि सिटी ऑफ सिल्वर के रेजिडेंट्स ने छोड़ नहीं दिया था। वे सभी सिटी गेट्स के पास खड़े थे, उन्हें देख रहे थे। एक स्वूश के साथ सभी ने अपना राइट आर्म उठाया और अपनी फिस्ट्स को अपने फॉरहेड्स के सामने रखा। ये रिस्पेक्ट का हाईएस्ट फॉर्म था और साथ ही डीपेस्ट हार्टफेल्ट ब्लेसिंग भी जो वे दे सकते थे। कॉलिन इलियर्ड ने कुछ सेकंड के लिए चुपचाप घूरा, फिर उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपना राइट आर्म उठाया, इसे नीचे की ओर लहराया। सेट ऑफ। डेरिक और कंपनी तुरंत मुड़ गए और एनिमल हाइड लैंटर्न्स ले गए, जो एक हल्की पीली रोशनी छोड़ते थे। वे मौन और दृढ़ संकल्प में डार्क पाथ पर कदम बढ़ाए। डेस्टिनेशन जायंट किंग्स कोर्ट। चैप्टर 1249 शोकेसिंग हिज माइट। बूम बूम। बैकलैंड में एक अंडरग्राउंड शेल्टर में ऑड्रे, जो हंटिंग अटायर पहने हुई थी, ने दूर होते धमाकों को सुना। जब वो पीछे मुड़ी तो उसने देखा कि मेलिसा उसे कंफ्यूजन में देख रही थी। उस यंग लड़की ने, जो अभी अभी एडल्टहुड में पहुंची थी, एक स्वप्निल टोन में पूछा, मिस ऑड्रे, क्या वार खत्म हो जाएगा अगर हम पूरी तरह से हार जाते हैं?
क्या हमें अब बमबारी, रेड्स और अपर्याप्त भोजन के बारे में चिंता नहीं करनी होगी? ऑड्रे ने उसे गहराई से देखा और कहा, लेकिन अगर ऐसा होता है तो तुम्हें अपना फेथ बदलना होगा। मेलिसा हिचकिचाई। उसे नहीं पता था कि कैसे जवाब दे। इस पल दीवार के सहारे सिकुड़ा हुआ एक कॉमनर बोल पड़ा, मैं गॉड ऑफ स्टीम एंड मशीनरी में विश्वास करता हूं। भले ही फेयक और इंटिस जीत जाएं, मुझे अपना फेथ बदलने की जरूरत नहीं है। जब ऐसा होगा तो जीवन अपनी मूल गर्म और शांतिपूर्ण स्थिति में वापस आ जाएगा। इन शब्दों ने शेल्टर में छिपे कॉमनर्स को हिला दिया। वे एक दूसरे से फुसफुसाने लगे और संभावित डेवलपमेंट्स पर चर्चा करने लगे। एवरनाइट के विश्वासियों की कोई कमी नहीं थी। ज्यादातर लोगों के लिए जीवन की तुलना में फेथ उतना महत्वपूर्ण नहीं था। आखिरकार एक ट्रू डिएटी अंततः अभी भी उनकी रक्षा करेगी। शेल्टर का ऑर्डर बनाए रखने वाले पुलिस ऑफिसर्स ने हंगामे को फैलने से नहीं रोका। उन्होंने इसे ठंडेपन से देखा। कुछ में तो थोड़ी उम्मीद भी थी। हालांकि हारे हुए लोग निश्चित रूप से अपनी कल्पना से कहीं अधिक क्रूर चीजों का सामना करेंगे। ये ऐसा कुछ नहीं है जिसे केवल फेथ के बदलाव के साथ संक्षेपित किया जा सके। इतिहास से मिले सबक हो या मानव मानस से निकाला गया उसका निष्कर्ष, उन सभी ने ऑड्रे को वहां मौजूद सभी लोगों की तुलना में अधिक निराशावादी बना दिया। उसने चारों ओर देखा और अंदर ही अंदर आह भरने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। गॉडेस का एंकर पहले से ही काफी हिल चुका है। यदि पहले से अनाज के सपोर्ट के लिए नहीं होता तो ये पूरी तरह से ढह गया होता। जहां तक इस स्थिति का क्या मतलब था, ऑड्रे अपने दिल में अच्छी तरह जानती थी। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, अपना सिर थोड़ा झुकाया और चुपचाप खुद से बुदबुदाई, गॉड्स की बैटल शुरू होने वाली है। अंतिम परिणाम सामने आने वाला था। मेलिसा की ओर सिर हिलाने के बाद ऑड्रे मुड़ी और उस क्षेत्र को छोड़ दिया। शेल्टर के एंट्रेंस पर पहुंच गई। गोल्डन रिट्रीवर सूसी वहां बैठी थी, एक क्वालिफाइड गार्ड की तरह लग रही थी। आप, ऐसा नहीं लगता कि आप लौटने की योजना बना रही हैं? सूसी की नाक फड़फड़ाई जब उसने दबी हुई आवाज में पूछा। ऑड्रे आज शुरू हुई घेराबंदी की शुरुआत से ही इस शेल्टर में छिपी हुई थी, इसलिए उसके पास एम्प्रेस बरो में अपने निवास पर लौटने का समय नहीं था। जैसे ही बैटल की तीव्रता थोड़ी कम हुई, अर्ल हॉल ने उसे लौटने का आग्रह करने के लिए पहले ही 2 लोगों को भेज दिया था, ताकि वो नोबल्स के लिए बने एक अभयारण्य में जा सके। ऑड्रे ने अपना सिर हिलाया और एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, मुझे वो करना है जो मुझे करना चाहिए। सूसी के जवाब का इंतजार किए बिना वो मुस्कुराई और बोली, मेरी ओर से यहां रहो और गुप्त रूप से उन्हें शांत करो। यहां कोई हंगामा मत होने देना। यदि वे तुम्हें थपथपाना चाहते हैं तो उन्हें ऐसा करने दो। सूसी 2 सेकंड के लिए हिचकिचाई और बोली, ठीक है। ऑड्रे ने और कुछ नहीं कहा। वो शेल्टर से बाहर निकल गई। शेल्टर की रखवाली करने वाले सैनिकों की टुकड़ी द्वारा पूरी तरह से अनदेखी कर दी गई। बाहर आसमान काला था और कई इमारतें थीं जो ढह गई थीं। वे उन लपटों के साथ जल रही थीं जो बुझने ही वाली थीं। सड़कें खाली थीं, कोई गाड़ियां या पैदल यात्री नहीं थे। ये उससे पूरी तरह अलग था जो ऑड्रे को बैकलैंड के बारे में याद था। बैकलैंड मूल रूप से नीला, पीला और बेज था। ये जीवंत, हलचल भरा और वाइटैलिटी से भरा था। लेकिन अब ये ग्रे, काला और स्कारलेट था। ये खस्ताहाल, अव्यवस्थित और कुछ हद तक शांत था। बाएं और दाएं देखते हुए ऑड्रे ने अपनी हंटिंग अटायर में अपनी बियरिंग्स की पहचान की और सिटी बॉर्डर्स की ओर चल दी। वो जो करना चाहती थी वो सरल था, वार में शामिल होना और अपना बेस्ट करना, ताकि गॉड्स की बैटल समाप्त होने से पहले लोएन ढह न जाए। यदि गॉड्स की बैटल का विजेता विरोधी पक्ष था तो वह सैनिकों, अधिकारियों और बियॉन्डर्स को अपनी भावनाओं को बाहर निकालने से रोकने के लिए, साथ ही वार से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए हिप्नोसिस, मेंटल प्लेग और अन्य साधनों का उपयोग करेगी। टिमटिमाती लपटों के बीच ऑड्रे तेजी से उनके बीच से गुजरी और दूरी में भाग गई। डॉट 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 रोस्टेड आर्किपेलगो, सिटी ऑफ जेनरोसिटी, बायम। कैथेड्रल ऑफ वेव्स के शीर्ष पर एक कमरे में काले लबादे पहने हुए डैनिश चर्च ऑफ स्टॉर्म्स के लेजेंडरी कार्डिनल, मैंडेटेड पनिशर्स के हाई रैंकिंग डीकॉन सी किंग जॉन कोटमैन से मिला। उन मांसपेशियों को देखते हुए जो उसके प्रीस्ट रोब्स को भर रही थीं, डैनिश ने उन शब्दों को निगल लिया जो वो कहने वाला था, और कहने से पहले उसने एक पल के लिए विचार किया, मैं अच्छे इरादों के साथ आया हूं। किसी कारण से उसे लगा कि उसकी त्वचा सुन्न हो गई है, जैसे कि उस पर अदृश्य बिजली नाच रही हो। अच्छे इरादे? लंबा, मस्कुलर और अच्छी तरह से डिफाइंड, जॉन कोटमैन ने घुरघुराहट की। हाँ, मैंने पहले ही इस तथ्य पर विचार कर लिया था कि सेलर पाथवे के लोग अधिक चिड़चिड़े होते हैं, जिससे वे मजाक और सरकाज्म के बीच अंतर बताने में असमर्थ हो जाते हैं। एक बार जब उनका गुस्सा फूट पड़ता है तो वे समग्र स्थिति पर विचार भी नहीं करते हैं। अन्यथा मुझे इस तरह बात करने की आवश्यकता भी नहीं होती। डॉग शिट, डैनिज ने खुद से बुदबुदाया, अपनी मुस्कान बनाए रखते हुए,
क्योंकि उसने रेजिस्टेंस के इरादों को समझाया। जहान कोटमैन ने उस पायरेट को घूरा जिसका गोल्डन ड्रीम के साथ एफिलिएशन अज्ञात बना हुआ था और अचानक उपहास किया। यदि हम अपनी अधिकांश ताकत वापस ले लेते हैं तो क्या आप बायम और आर्किपेलगो की रक्षा कर सकते हैं? यदि आप इसकी रक्षा नहीं कर सकते हैं तो आप ये कैसे गारंटी देने जा रहे हैं कि लोएन प्रवासियों के हितों को बनाए रखा जाएगा जब फेयक और फेनापोर्टर की कंबाइंड नेवी फोर्सेस डिफेंस लाइंस को तोड़ देंगी? एक डेमिगॉड के रूप में वो पूरी तरह से निश्चित था कि सी गॉड कलवतुआ पहले ही मर चुका था। हालांकि वो नहीं जानता था कि वो कौन था जो सी गॉड के नाम का उपयोग कर रहा था, या क्या उस एंटिटी में रोस्टेड आर्किपेलगो की रक्षा करने की क्षमता थी। यह एक अच्छा सवाल है। केवल सवालों के साथ ही सफल बातचीत की गुंजाइश हो सकती है। वास्तव में डैनिज ने कभी नहीं सोचा था कि लोएन के पावर हाउसेस के बैकलैंड वापस ट्रांसफर होने के बाद रेजिस्टेंस फेयक और फेनापोर्टर के खिलाफ कैसे रक्षा करेगा। उसे पूरा विश्वास था कि गेरमन स्पैरो और मिस्टर फूल के पास इस जगह की रक्षा करने की क्षमता है। जैसे ही उसके विचार दौड़े, डैनिज ने बेहद दमनकारी सी किंग को देखा और कहा, मैं अपने लॉर्ड से प्रार्थना करूंगा और उनसे रोस्टेड आर्किपेलगो की रक्षा करने के लिए कहूंगा। ओ, सी किंग जॉन कोटमैन ने अपनी आंखें सिकोड़ी और एक कदम आगे बढ़ाया। टायरेंट पाथवे की आभा ने डैनिज को अनजाने में 2 कदम पीछे ले लिया। उसने अपना सिर नीचे किया और मौके पर ही प्रार्थना की। समुद्र और स्पिरिट वर्ल्ड के ब्लेस्ड, रोस्टेड आर्किपेलगो के गार्जियन, अंडरसी क्रिएचर्स के रूलर, सुनामी और स्टॉर्म्स के मास्टर, महान कलवतुआ, कृपया रोस्टेड आर्किपेलगो की रक्षा के लिए अपनी पावर्स नीचे भेजें। प्रार्थना के बाद डैनिज ने खिड़की से बाहर सावधानी पूर्वक देखा, लेकिन उसे कुछ भी असामान्य नहीं लगा। जॉन कोटमैन ने यह कहने से पहले उसे कुछ सेकंड के लिए ऊपर से नीचे देखा, आपका गॉड जवाब देता नहीं दिख रहा है। अहम। डैनिज ने अपना गला साफ किया और अपने दिल को ड्रम की तरह धड़कते हुए महसूस किया। उस पल बाहर का आसमान अचानक काला हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे काले बादलों की एक बड़ी संख्या ऊपर उड़ रही थी, सूरज को ढक रही थी। सीकिंग जॉन कोटमैन ने सहज रूप से अपना सिर घुमाया और खिड़की से बाहर देखा। उसने समुद्र और आकाश के बीच की सीमा पर एक छाया देखी। आर्किपेलगो के पानी पर अपने कंट्रोल के साथ समग्र स्थिति के दृश्य तेजी से कार्डिनल के दिमाग में उभरे। रोस्टेड आर्किपेलगो आसपास के समुद्रों के साथ घने कोहरे से घिर गया था। ये अस्पष्ट और असली नहीं लग रहा था। एक समुद्री पक्षी ने उड़ान भरी और डॉक पर उतरने का प्रयास किया, लेकिन वो इसके माध्यम से गुजरने में विफल रहा, पैर जमाने में असमर्थ। आर्किपेलगो में कॉमनर्स सामान्य रूप से रहते रहे, बस आने वाले तूफान को नोटिस करने के अलावा। ये जॉन कोटमैन की गहरी नीली पुतलियां काफी फैल गईं। उसने अनजाने में अपना सिर घुमाकर सी गॉड के ब्लेस्ड ब्लेजिंग डैनिज को देखा। डैनिज का मुंह थोड़ा खुला रह गया क्योंकि वो इसे बंद करना भूल गया था। उसका शॉक सी किंग द्वारा अनुभव किए गए शॉक से कम नहीं था। कुछ सेकंड बाद कोहरा गायब हो गया और छाया दूर हो गई। रोस्टेड आर्किपेलगो में सब कुछ सामान्य हो गया। डैनिज ने पलकें झपकाईं। जब सी किंग जॉन कोटमैन ने फिर से देखा तो डैनिज हंसा और कहा, मेरे लॉर्ड ने मेरी प्रार्थनाओं का जवाब दिया है। जैसे ही वो बोला, 10,000 पाउंड से अधिक के इनाम वाले पायरेट ने खुद को अंदर ही अंदर थप्पड़ मारा। डॉगशिट, तुमने वास्तव में मिस्टर फूल पर शक करने की हिम्मत की। क्या ये मिस्टर फूल की माइट नहीं है? जॉन कोटमैन ये कहने से पहले कुछ सेकंड चुप रहा। मैं आपके प्रस्ताव पर सावधानी पूर्वक विचार करूंगा। मैं इस मामले पर चर्चा करने के लिए बायम में प्रमुख हस्तियों के साथ तुरंत एक बैठक बुलाऊंगा। मैं आपको 1 घंटे में जवाब दूंगा। डैनिज ने अपनी ठुड्डी थोड़ी उठाई और हंसा। मैं धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करूंगा। इतना कहकर उसने एक हंटर के रूप में अपनी प्रवृत्ति का पालन किया और कमरे से निकलने से पहले उदासीनता से सिर झुकाया। चरमराहट की आवाज के बीच जॉन कोटमैन की नीली आंखों में चांदी की बिजली चमक उठी। डॉट डॉट डॉट। कोहरे के ऊपर एंशिएंट पैलेस में क्लाइन ने कर्टेन को वापस मेटल के बर्तन में फेंक दिया और इसे फिर से सील कर दिया। उसने सीक्वेंस एक अटेंडेंट ऑफ मिस्ट्रीज की शक्ति का उपयोग किया था और प्रतिक्रिया करने के लिए सेफिरा कैसल की शक्ति को हिलाया था, जिससे जॉन कोटमैन के लिए एक चौंकाने वाला प्रभाव पैदा हुआ। एक और आधे दिन में अटेंडेंट ऑफ मिस्ट्रीज बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक अलग हो जाएगी और बाकी का उपयोग मिरेकल इन्वोकर पोशन बनाने के लिए किया जा सकता है। हाँ, जब यह केवल सीक्वेंस 2 के स्तर पर है तो मैं सेफिरा कैसल की शक्ति का उपयोग करके स्कॉलर ऑफ योर और बिजारो सॉर्सरर की बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक्स को कम समय में बाहर निकालने के लिए इसे चकनाचूर करने का प्रयास कर सकता हूँ। ये पोषण द्वारा लाए गए जोखिम को कम करेगा। क्लाइन ने असली दुनिया में तेजी से लौटने से पहले बुदबुदाया। वो अब अंधेरे मैदानों में स्थित नहीं था, बल्कि जायंट किंग्स कोर्ट की जमी हुई शाम में था।
उसने सिटी ऑफ सिल्वर की एक्सपीडिशन टीम के आफ्टरनून टाउन एनकैंपमेंट में पहुंचने से पहले जायंट किंग्स कोर्ट में प्रवेश किया था। नारंगी रोशनी के तहत क्लाइन ने अपने शरीर का डिजेनरेशन और थकावट महसूस की। उसने ऊपर स्थित शानदार और खूबसूरत इमारतों पर अपनी निगाह डाली। अनगिनत महल और टावर्स अभी भी सेकेंड एपोक की बची हुई महिमा लिए हुए थे, जैसे कि वे मिथकों का प्रकटीकरण हो। नहीं, ये एक मिथक था। इससे पहले कि सिटी ऑफ सिल्वर की एक्सप्लोरेशन टीम आधिकारिक तौर पर कार्रवाई करे, क्लाइन ने उस महल को खोलने का प्रयास करने की योजना बनाई जहां डार्क एंजल सासरेर सो रहा था। इस तरह, यदि कोई दुर्घटना होती है तो सिटी ऑफ सिल्वर की एक्सपीडिशन टीम के पास अभी भी टारगेटेड तैयारी करने का समय होगा। जहां तक क्लाइन का सवाल है, ये निश्चित रूप से दूसरों की तुलना में उसके लिए अधिक सुरक्षित होगा, क्योंकि वो एक हिस्टोरिकल प्रोजेक्शन का उपयोग कर रहा था। चलो चलें। सिटी ऑफ सिल्वर चीफ ने संक्षिप्त तरीके से आदेश दिया। वो जिस टीम का नेतृत्व कर रहा था, वो एक बार फिर आफ्टरनून टाउन कैंप की ओर बढ़ेगी। वे जायंट किंग्स कोर्ट को और एक्सप्लोर करेंगे और असली समुद्र का रास्ता खोजेंगे। मेटल की खनखनाहट की आवाजों के बीच लोविया, डेरिक और कंपनी चुपचाप चीफ के पीछे चले। वे कमरे से बाहर निकले और व्यवस्थित तरीके से सीढ़ियों से नीचे उतरे। रास्ते में उन्होंने वेट चिरमोंट और 6 मेंबर काउंसिल के अन्य एल्डर्स को देखा। उन्होंने सिटी ऑफ सिल्वर के निवासियों को स्पायर में ऑर्डर बनाए रखते देखा। ये लोग या तो रेलिंग पर झुक रहे थे या सीढ़ियों पर इंतजार कर रहे थे। उनके एक्सप्रेशंस असामान्य रूप से गंभीर थे, जैसे कि वे उस टीम को विदा कर रहे थे जो उम्मीद लेकर जा रही थी। कोई नहीं बोला। पूरी जगह शांत थी, लेकिन जब कॉलिन इलियाड और अन्य लोग पास से गुजरे तो सिटी ऑफ सिल्वर के निवासियों ने अपना दाहिना हाथ उठाया और अपनी मुट्ठियां भींच लीं। इस एक्शन की आवाज के बीच कॉलिन और एक्सपीडिशन टीम के अन्य सदस्य स्पायर से निकल गए और सड़क पर आ गए। उन्होंने तुरंत जानवरों की खाल में ढके लालटेन जलाए। हल्की पीली रोशनी के नीचे सिटी ऑफ सिल्वर के निवासी अपने घरों से बाहर निकले और सड़क के किनारे रुक गए। उन्होंने डेरिक और कंपनी को प्रशंसा और प्रत्याशा के साथ देखा। एक एक करके उन्होंने अपना दाहिना हाथ उठाया और अपने माथे के सामने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। डेरिक ने सबकॉन्शियसली अपनी पीठ सीधी की, उसका दिल जल रहा था। बस ऐसे ही एक्सपीडिशन टीम ने भीड़ की वॉचफुल निगाहों के नीचे सिटी गेट के रास्ते का अनुसरण किया और सिटी ऑफ सिल्वर से बाहर निकल गई। जैसे कि उनके पास एक टैसिट अंडरस्टैंडिंग थी, कॉलिन, डेरिक और लोविया, जिन्होंने अभी सिटी वॉल्स की सुरक्षा छोड़ी थी, अपने घर को देखने के लिए उसी समय अपने सिर घुमाए जो 2584 वर्षों से अंधेरे में खड़ा था। उन्होंने देखा कि सिटी ऑफ सिल्वर के निवासियों ने छोड़ नहीं दिया था। वे सभी सिटी गेट्स के पास खड़े थे, उन्हें देख रहे थे। एक सूश के साथ सभी ने अपना दाहिना हाथ उठाया और अपनी मुट्ठियों को अपने माथे के सामने रखा। ये सम्मान का सर्वोच्च रूप था और साथ ही सबसे गहरा हार्दिक आशीर्वाद भी जो वे दे सकते थे। कॉलिन इलियाड ने कुछ सेकंड के लिए चुपचाप घूरा, फिर उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपना दाहिना हाथ उठाया, इसे नीचे की ओर लहराया। सेट ऑफ। डेरिक और कंपनी तुरंत मुड़ गए और जानवरों की खाल के लालटेन ले गए जो एक हल्की पीली रोशनी छोड़ते थे। वे मौन और दृढ़ संकल्प में अंधेरे रास्ते पर कदम बढ़ाए। चैप्टर 1250 बिहाइंड द डोर। चूंकि उसके पास सिटी ऑफ सिल्वर की पिछली एक्सप्लोरेशंस की जानकारी थी, क्लाइन को पता था कि कौन सी जगह खतरनाक हैं और उनसे कैसे बचना है। छोटे रास्ते को फॉलो करने, वॉर्निंग फॉरेस्ट, बैरन टनल से गुजरने और गार्ड्स के रेजिडेंस पर पहुंचने के लिए प्राचीन एलिवेटर का उपयोग करने में उसे ज्यादा समय नहीं लगा। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद, जब तक कि ग्रे फॉग के ऊपर का कर्टेन 2 हिस्सों में नहीं बंट गया, अटेंडेंट ऑफ मिस्ट्रीज बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक को अलग करते हुए क्लाइन ने अपने पास्ट सेल्फ को बाहर निकालने के लिए हाथ बढ़ाया। वो नहीं जानता था कि क्या अन्य डिवाइन किंगडम्स हिस्ट्री के फॉग को अलग कर देंगे, लेकिन कम से कम जायंट किंग्स कोर्ट के मालिक की उपस्थिति के बिना कोई भी उसके प्रयासों को रोकने में सक्षम नहीं होगा। दुर्भाग्य से इस मामले में बहुत सारे लेवल्स शामिल हैं। मैं डिविनेशन से कोई परिणाम प्राप्त नहीं कर सकता, अन्यथा मुझे अधिक आसानी महसूस होती। क्लाइन ने अपना सिर हिलाया और खुद से बुदबुदाया। उसे हिस्ट्री के फॉग में कूदने की कोई जल्दी नहीं थी। उसने पहले 2 आइटम निकाले और उन्हें अपने प्रोजेक्शन को सौंप दिया। उनमें से एक गहरा काला लकड़ी का बॉक्स था। इसमें जायंट गार्जियन ग्रोसेल की राख थी। क्लाइन अपना वादा कभी नहीं भूला था। वो मूल रूप से जायंट किंग्स कोर्ट के लिटिल सन के दूसरे एक्सप्लोरेशन का इंतजार करना चाहता था, इससे पहले कि उसे ग्रोसेल की राख सौंपे और उसे दफनाने में मदद करने के लिए कहे। हालांकि विभिन्न मामलों के कारण वो फॉरसेकन लैंड ऑफ द गॉड्स में आ गया और जायंट किंग्स कोर्ट में प्रवेश कर गया। स्नोमैन की राख के लिए क्लाइन ने इसे सुनहरे समुद्र में बिखेरने की योजना बनाई थी, ठीक जब वो फॉरसेकन लैंड ऑफ द गॉड्स छोड़ने वाला था। ये एंशिएंट सन गॉड के डिवाइन ब्लड के साथ मंथन करने वाला समुद्र था। वाइस एडमिरल आइसबर्ग से कलश और काली लोहे की चाबी सौंपने के बाद क्लाइन ने अपनी सामान्य प्रैक्टिस का पालन किया और कोहरे में कूद गया।
वह उस प्रकाश के टुकड़े की ओर दौड़ा जो फर्स्ट एपोक से पहले के समय का प्रतिनिधित्व करता था, और उसने अपनी कॉन्शियसनेस को उस प्रोजेक्शन में स्वाभाविक रूप से शिफ्ट करने की अनुमति दी जिसे उसने समन किया था। इस प्रोजेक्शन ने स्टाफ ऑफ द स्टार्स को नहीं पकड़ा था और केवल क्रीपिंग हंगर पहना था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वो महल जिसमें जायंट किंग रहता था अभी भी काफी दूरी पर था। उसे रोकने वाली कई ट्रॉल मूर्तियां थीं, इसलिए क्लाइन ये गारंटी नहीं दे सकता था कि वो 5 मिनट में अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएगा। उसके ठीक बाद उसने अपने बाएं हाथ के दस्ताने को पारदर्शी बना दिया क्योंकि वो वहां से गायब हो गया जहां वो था। अगले ही सेकंड में क्लाइन विशाल काली लोहे की चाबी के साथ गार्ड्स के रेजिडेंस के बाहर दिखाई दिया। उसने बहुत दूर तक टेलीपोर्ट नहीं किया था। हाँ, जायंट किंग्स कोर्ट में यह स्पष्ट है कि भीतर की अधिकांश शक्तियां कमजोर हो गई हैं। केवल डिवाइन किंगडम द्वारा एक्नॉलेज किया गया गार्ड ही अपेक्षाकृत सामान्य मानकों पर परफॉर्म कर सकता है। टेलीपोर्टेशन के समान बियॉन्डर पावर्स को भी दबा दिया गया है। मैं केवल अपेक्षाकृत छोटे क्षेत्र में ब्लिंक कर सकता हूँ। इसे देखने से भले ही मैं स्टाफ ऑफ द स्टार्स को समन करूं, मैं अपने दिमाग में संबंधित दृश्य को आउटलाइन करके जायंट किंग के महल के बाहर प्रकट होने में सक्षम नहीं होऊंगा, जैसा कि एक एंशिएंट गॉड के डिवाइन किंगडम से अपेक्षित था। क्लाइन ने गंभीरता से उस प्रभाव का ऑब्जर्वेशन किया जो उसके परिवेश ने उसे लाया था। प्रारंभिक निर्णय लेने के बाद वो मुड़ा और वापस गार्ड्स के रेजिडेंस की ओर चल पड़ा। अपने दाहिने हाथ में लकड़ी का बॉक्स खोलते हुए उसने हर कोने में ग्रोसेल की राख को गंभीरता से बिखेर दिया। ग्रोसेल के सपने में देखे गए दृश्य के अनुसार ये गार्ड्स का रेजिडेंस वो जगह थी जहां जायंट लंबे समय तक रहा था। ये वो घर था जिसकी उस पर सबसे गहरी छाप थी और जिसे वो सबसे ज्यादा पसंद करता था। यह कल्पना की जा सकती थी कि प्राचीन काल में उस समय के दौरान ग्रोसेल और भविष्य की पीढ़ियों के अन्य तर्कसंगत जायंट गार्जियंस आराम करते, रबड़ते, गपशप करते, संगीत के बारे में बात करते और खेलने के लिए मजेदार खेलों के बारे में सोचते। उन्हें भोजन और बीमारियों के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं थी। वे अपने जीवन का हर दिन खुशी से जीते। क्लाइन के हाथों के हिलने से राख दीवार, जमीन, बेडसाइड, मेजों, कुर्सियों और पत्थर के खंभों पर बिखर गई। खिड़की के बाहर नारंगी रोशनी हमेशा चमकती रहती थी, जिससे सब कुछ शांतिपूर्ण दिखता था। जब राख का आखिरी कण बिखर गया तो शाम अचानक गहरी हो गई। इसने बिखरी हुई राख को नारंगी रंग दिया, जो डिवाइन किंगडम का एक हिस्सा बन गया। क्लाइन ने अपनी आंखें बंद कर लीं, मानो वो ग्रोसेल की खुशी को महसूस कर सके। एक आवारा जिसे 3000 साल तक अपने गृहनगर को छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था, आखिरकार उस जगह पर लौट आया जिसे उसने दिन रात याद किया था। शाम की रोशनी नरम हो गई, जिससे क्लाइन को लगा कि उसे कम बहिष्कृत किया गया है। यह एक निश्चित सीमा तक स्वीकार किए जाने के बराबर है। मैं एक ऐसा गार्ड बन गया हूं जिसे कई लोगों ने स्वीकार कर लिया है। क्लाइन ने बदलावों की पुष्टि करने के लिए अपनी स्पिरिचुअलिटी को बाहर निकाला। वो और ज्यादा नहीं रुका। उसने लगातार ब्लिंक करने और चक्कर लगाने के लिए क्रीपिंग हंगर और सिटी ऑफ सिल्वर की एक्सपीडिशन टीम द्वारा खोजे गए रास्ते का उपयोग किया। समय समय पर वो अनशेडोड क्रूसिफिक्स को बाहर निकालता। वो उस हॉल से गुजरा जहां वो भाग्यवादी साजिश रची गई थी, अपेक्षाकृत कम कठिनाई के साथ, और वो जायंट किंग के निवास पर पहुंचा। वहां उसने बाईं ओर विशाल पत्थर के स्तंभों की एक पंक्ति देखी जो रेलिंग बनाती थी। रेलिंग के उस पार नारंगी लाल गैस और एक मंथन करता गहरा नीला समुद्र था। गहरी सांस लेते हुए वो उस हॉल में लौटा जिससे वो अभी निकला था। उसने अपना हाथ बढ़ाया और मैरियोनेट एनोनी को बाहर निकाला, जिसे अमोन द्वारा पैरासिटाइज नहीं किया गया था। भले ही वो एक हिस्टोरिकल प्रोजेक्शन था, वो खुद दरवाजा नहीं खोलना चाहता था। थोड़े अचंभित एनोनी को देखते हुए क्लाइन ने काली लोहे की चाबी जो उसने अपनी बगल के नीचे दबा रखी थी उसे सौंप दी। उसने हॉल छोड़ने और पत्थर के खंभों से बनी रेलिंग का अनुसरण करते हुए जायंट किंग्स कोर्ट की सबसे ऊंची और सबसे शानदार इमारत तक जाने के लिए एनोनी को कंट्रोल किया। शाम की चमक वास्तविक लग रही थी क्योंकि इसने महल की सतह को कवर किया था, जो अपने साथ पतन की एक मजबूत भावना ला रही थी, जैसे कि दुनिया में सब कुछ खत्म हो गया हो। महल के दोनों तरफ अलग अलग मीनारें और शिखर थे। ग्रे नीले रंग का सामने का दरवाजा मिस्टीरियस सिंबल से ढका हुआ था क्योंकि यह 10 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर खड़ा था। दरवाजे के बाईं ओर एक गहरा काला छेद था जो 3 से 4 मीटर की ऊंचाई पर एक वयस्क की मुट्ठी के आकार का था। एनोनी ने कुछ सेकंड के लिए इसे घूरा, इससे पहले कि वो काली लोहे की चाबी उठाए जो 7 तार वाले गिटार जैसी दिखती थी, और उसे अपने सामने की गहरी दरार में डाल दिया। ये एक भी गैप छोड़े बिना पूरी तरह से फिट हो गया। जैसे ही विशाल काली लोहे की चाबी गहरे छेद में प्रवेश कर गई, क्लाइन ने पास के भव्य हॉल में अपनी सांस रोक ली, लगातार अपने अस्तित्व को हटाने की तैयारी कर रहा था। एक क्लिक के साथ एनोनी के हाथ में काली लोहे की चाबी अंत तक पहुंच गई। ये अचानक नरम हो गई, जैसे कि ये छेद के साथ मिल गई हो क्योंकि इसने ग्रे नीली रोशनी उत्सर्जित की।
दरवाजे पर विभिन्न सिंबल्स, लेबल्स और पैटर्न चमक उठे क्योंकि वे बाहर निकले। सभी रोशनी ने तेजी से एक रचनात्मक तरीके से हस्तक्षेप किया, आंतरिक कक्ष में भारी दबाव डाला क्योंकि इसने धीरे धीरे ग्रे नीले महल का दरवाजा खोला। दरवाजे के बीच का गैप चौड़ा हो गया जब एनोनी की आंखों ने अचानक एक अशांत गहरे काले, चिपचिपे और इल्यूसरी समुद्र को रिफ्लेक्ट किया। अच्छा नहीं है, क्लाइन के दिमाग में खतरे की घंटियां बजीं। बिना किसी हिचकिचाहट के उसकी कॉन्शियसनेस उसके शरीर में लौट आई क्योंकि उसने अपने हिस्टोरिकल वॉइड प्रोजेक्शन के साथ संबंध तोड़ दिया। अगले ही सेकंड में उसकी दृष्टि अचानक अंधेरी हो गई। उसके सिर के बाईं ओर तेज दर्द महसूस हुआ, मानो किसी ने उसमें लाल गर्म छेनी डाल दी हो और उसे घुमाता रहा हो। उसी समय उसने अस्पष्ट बड़बड़ाहट सुनी जो प्राचीन काल से भी पुराने युग से आती हुई प्रतीत होती थी। क्लाइन का एक्सप्रेशन तुरंत मुड़ गया, बेहद क्रूर दिखाई दे रहा था। वो अभी भी मुश्किल से अपनी तार्किकता बनाए रख सकता था, लेकिन उसके पास ऐतिहासिक अंश में रहने के लिए कोई ऊर्जा नहीं बची थी। बिना किसी आवाज के क्लाइन जाइंट किंग्स कोर्ट के गार्ड रेजिडेंस में उतरा। एक विचार के साथ उसने ग्रे फॉग के ऊपर की दुनिया में प्रवेश किया। इस तरह का खतरनाक काम करने से पहले उसने निस्संदेह टैरो क्लब के सदस्यों को सामूहिक रूप से प्रार्थना करने की व्यवस्था करने के लिए एक कारण और बहाना ढूंढ लिया था ताकि सेफिरा कैसल की अपने मास्टर को समन करने की क्षमता को जगाया जा सके। इसने उसे ग्रे फॉग के ऊपर लौटने के लिए क्रिटिकल पलों में 4 कदम वामावर्त चलने और मंत्र का जाप करने को स्किप करने की अनुमति दी। हालांकि जैसे ही क्लाइन की स्पिरिट बॉडी ने ग्रे सफेद कोहरे को देखा, उसने एक परिचित दहाड़ सुनी। उसने खुद को सेफिरा कैसल द्वारा अस्वीकार किए जाने का महसूस किया, मानो उसने किसी और से उसे प्रवेश करने से रोकने का आदेश स्वीकार कर लिया हो। ये अपने सदमे में उसने एक काली छाया को अपने पास से कूदते हुए देखा जो सीधे सेफिरा कैसल की ओर बढ़ रही थी। ये अमोन नहीं था, बल्कि एक छाया थी जो उसके समान ही आभा बिखेर रही थी। सबकॉन्शियसली क्लाइन ने सेफिरा कैसल को प्रभावित किया और उसे घुसपैठिए को अस्वीकार करने के लिए मजबूर किया। फिर वो सफल हो गया। छाया को भी ग्रे सफेद कोहरे ने रोक दिया था। उसके ठीक बाद वो और छाया एक ही समय में वास्तविक दुनिया में वापस गिर गए। अपनी स्पिरिट बॉडी के अपने शरीर में लौटने के बाद क्लाइन दर्द में नीचे झुक गया, एक मुड़े हुए झींगे की तरह। उसके सिर पर हाफ टॉप हैट जमीन पर गिर गई। अंततः ठीक होने में उसे कई सेकंड लग गए। उसने धीरे धीरे अपने शरीर को सीधा किया और अपनी नजर नारंगी रत्नों से बनी कांच की खिड़की पर डाली। खिड़की ने उसकी वर्तमान उपस्थिति को प्रतिबिंबित किया। उसकी नाक के पुल को एक सीमा के रूप में मानते हुए उसका दाहिना चेहरा हमेशा की तरह ही था, लेकिन उसके बाएं चेहरे से अनगिनत चीजें बाहर रेंग रही थीं। क्लाइन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उसने खुद को शांत करने और कंट्रोल की क्लाउन पावर्स को फिर से हासिल करने के लिए जल्दी से एक गहरी सांस ली। उसके दिमाग ने उसकी उपस्थिति की एक स्पष्ट छवि को आउटलाइन किया। उसने काला ट्रेंच कोट पहना था, उसके बाल काले और आंखें भूरी थीं। गेरमन स्पैरो के कटे हुए चेहरे का दाहिना हिस्सा हमेशा की तरह ही था, जबकि बायां हिस्सा पारदर्शी हो गया था और मुड़ने वाले कीड़ों से बना था। जैसे ही उसने नीचे देखा, उसकी गर्दन भी ऐसी ही स्थिति में थी। उसके कपड़ों के नीचे पड़े उसके शरीर के साथ भी ऐसा ही था। कंट्रोल खोने का किनारा। यार, मुझे तीव्र पागलपन की ओर झुकाव का विरोध करने की जरूरत है। क्यों? अचानक उसे कुछ महसूस हुआ। उसने सहज रूप से अपना सिर नीचे किया और अपने पैरों की ओर देखा। ये खाली था। वो उस छाया को याद कर रहा था जिसका अस्तित्व होना चाहिए था। शाम की नारंगी रोशनी खिड़की से चमकती थी, लेकिन उसने उसकी तरफ कोई छाया नहीं बनाई। हाँ, मैं समझ गया। क्लाइन नीचे झुका और बेतहाशा हंसा। उसे संदेह था कि जायंट किंग के महल से जो समुद्री जल निकला था, उसने न केवल उसके मैरियोनेट और हिस्टोरिकल प्रोजेक्शन को डुबो दिया था, बल्कि उसने अपनी खुद की छाया को काटने के लिए बाद वाले का उपयोग भी किया था, जिससे उसकी स्पिरिट अपनी पूर्णता खो बैठी। वो कंट्रोल खोने की ओर अपने झुकाव को पूरी तरह से दबाने में असमर्थ था। छाया के लिए, जो उसके थोड़ा बराबर थी, वो सेफिरा कैसल को भी प्रभावित कर सकती थी। इसका परिणाम ऐसी स्थिति में हुआ जिसमें दोनों पक्ष ग्रे फॉग के ऊपर जाने में असमर्थ थे। जब तक मैं उस छाया से छुटकारा पा लेता हूँ, समस्या हल हो सकती है। उसके दाहिने माथे का कोना फड़फड़ाया जब उसने अपनी पीठ सीधी की। उस समय बाहर से चमकने वाली नारंगी रोशनी सोने में रंगी हुई थी, जो काफी शानदार हो गई थी। इसने पूरे जायंट किंग्स कोर्ट को शाम से दोपहर तक प्रतिगामी बना दिया। एक विचार के साथ उसने अपनी नजर खिड़की से बाहर डाली क्योंकि उसके दिमाग में एक छवि दिखाई दी। जायंट किंग्स कोर्ट की सबसे ऊंची और सबसे शानदार इमारत के सामने मैरियोनेट एनोनी वहां खड़ा था, दरवाजे का सामना करते हुए। दरवाजे के पीछे अंधेरा था, कुछ भी स्पष्ट रूप से देखना असंभव था। अचानक एनोनी मुड़ा और नीचे देखा।
उसका चेहरा एक छाया में ढका हुआ था और उसके बाल गहरे काले हो गए थे जो उसके कंधों पर लटके हुए थे और थोड़े ऊपर मुड़े हुए थे। उसकी पीठ पर अंधेरे इल्यूसरी पंखों के जोड़े थे। पास के भव्य हॉल में एक शुद्ध छाया का निचला शरीर पत्थर की ईंट से दबा हुआ था, क्योंकि उसका ऊपरी शरीर रामरोड तरीके से ऊपर आया था।